हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अब तक हमने रोबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित रिच डैड पुअर डैड बुक का अध्याय फर्स्ट सुन लिया था। अब हम इसका सबक पढ़ेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सबक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे प्रिय कवि हैं। हालांकि मुझे उनकी बहुत सी कविताएं पसंद है, लेकिन द रोड नॉट टेकन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं इसके सबक का इस्तेमाल लगभग हर दिन करता हूँ। रोड नॉट टेकन, वह राह जिसे चुना नहीं गया। पीले जंगल में दो राहें अलग अलग जा रही थी और अफसोस कि मुझे उन दोनों में से एक ही को चुनना था। और यात्री के तौर पर मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा और मैंने एक को देखा जितनी दूर तक मैं देख सकता था। इसके झुरमुटों में मुड़ने से पहले फिर मैंने दूसरी राह चुनी जो उतनी ही अच्छी थी और संभवतः इसका दावा क्योंकि यहाँ घास ज़्यादा थी और राहगीर कम गुजरे थे। और उस सुबह दोनों ही राहें एक जैसी पत्तियों से ढकी थी जिन पर किसी ने चलकर निशान नहीं बनाए थे। मैंने पहली राह को किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया, लेकिन यह जानते हुए कि रास्ता किस तरह आगे रास्ते खोलता जाता है, मुझे यकीन नहीं था कि मैं वहाँ कभी लौट पाऊंगा। मैं आह भरकर यह कहूँगा, आज से युगों युगों बाद एक जंगल में दो राहें अलग अलग जा रही थी और मैंने उस राह को चुना जिस पर कम लोग यात्रा करते हैं। इतने वर्षों में मैंने अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविताओं के बारे में विचार किया है। पैसे के बारे में मेरे उच्च शिक्षित डैडी की सलाह और नज़रिए को ना मानने का निर्णय दुखद था, लेकिन यह एक ऐसा निर्णय था जिसने मेरी ज़िंदगी की दिशा तय की थी। एक बार जब मैंने यह फैसला कर लिया कि किसकी बात मानूंगा, तो धन के बारे में मेरी शिक्षा शुरू हो गई। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल तक सिखाया, जब तक कि मैं 39 साल का नहीं हो गया। इसके बाद उन्होंने सिखाना किया, क्योंकि तब उन्हें एहसास हो गया था कि मैं वह सब कुछ जान गया था और पूरी तरह समझ गया था जो वे अक्सर मेरी मोटी खोपड़ी में घुसाने की कोशिश कर रहे थे। पैसा शक्ति का एक रूप है, लेकिन वित्तीय शिक्षा इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, तो आप इस पर काबू कर सकते हैं और दौलत बनाना शुरू कर सकते हैं। सिर्फ सकारात्मक सोच से ही काम नहीं बनता है। इसका कारण यह है कि अधिकतर लोग स्कूल कॉलेज तो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सीखा कि पैसा कैसे काम करता है। इसलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी पूरी जिंदगी जब मेरी शिक्षा शुरू हुई थी, उस वक्त मैं केवल 9 साल का था। इसलिए मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो सबक सिखाए वे सरल थे। बाकी बातें जो भी हो, उनके सिर्फ 6 मुख्य सबक थे जिन्हें उन्होंने 30 साल तक दोहराया। यह पुस्तक उन्हीं 6 सबकों के बारे में है जिन्हें उतनी ही सरलता से बताया गया है जितनी सरलता से अमीर डैडी ने मुझे इन्हें सिखाया था। ध्यान रहे, सबक का मतलब जवाब नहीं है, इसका अर्थ तो मार्गदर्शक है। ऐसा मार्गदर्शक जो अधिक दौलतमंद बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेगा, चाहे इस लगातार परिवर्तनशील और अनिश्चित संसार में कुछ भी होता रहे। अध्याय फर्स्ट, सबक फर्स्ट। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। गरीब और मध्यवर्ती लोग पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जा सकता है? मेरे डैडी ने शाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिम्मी की मम्मी उनकी नई कैडिलेक में आई थी और वे वीकेंड पर मौज मस्ती करने के लिए उनके समुद्र तट वाले घर पर जा रहे थे। वह अपने 3 दोस्तों को साथ ले गया, लेकिन माइक और मुझे नहीं ले गया। उन्होंने हमसे कहा कि हमें इसलिए आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि हम गरीब हैं। उन्होंने ऐसा कहा? मेरे डैडी ने अविश्वास में पूछा। हाँ, ऐसा ही कहा, मैंने आहत अंदाज में जवाब दिया। मेरे डैडी ने खामोशी में अपना सिर हिलाया, अपना चश्मा नाक के पुल तक चढ़ाया और दोबारा अखबार पढ़ने लगे। मैं जवाब के इंतजार में 1956 की बात थी, जब मैं 9 साल का था। संयोग से मैं उसी पब्लिक स्कूल में पढ़ता था जहां अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। हमारा निवास हवाई में मूलतः शुगर प्लांटेशन यानी गन्नों के बागान वाले कस्बे में था। बागान के मैनेजर और कस्बे के बाकी अमीर लोग जैसे डॉक्टर, व्यवसाय के मालिक और बैंकर अपने बच्चों को इसी प्रारंभिक स्कूल में भेजते थे। 6ठे ग्रेड के बाद उनके बच्चों को आमतौर पर प्राइवेट स्कूलों में भेज दिया जाता था। चूँकि मेरा परिवार सड़क के इस तरफ रहता था, इसलिए मैं इस स्कूल में गया। अगर मैं सड़क की दूसरी तरफ रहता तो मैं एक
अलग स्कूल में जाता जहां मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। मुझे इन्हीं बच्चों के साथ सरकारी इंटरमीडिएट और हाई स्कूल जाना था। उनके या मेरे लिए कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था। मेरे डैडी ने आखिरकार अखबार नीचे रख दिया। मैं जानता था कि वे सोच विचार कर रहे थे। देखो बेटे, उन्होंने धीरे धीरे शुरू किया, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना होगा। मैंने पूछा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। तब भी मैं उनका असली मतलब समझ गया था। मैं तुम्हें इतना ही बताने वाला हूँ, या मुझे जवाब नहीं मालूम, इसलिए खामख्वाह शर्मिंदा मत करो। एक साझेदारी बन जाती है। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे मित्र माइक को बताया कि मेरे डैडी ने क्या कहा था। जहाँ तक मैं समझता था, सिर्फ माइक और मैं ही उस स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे थे। माइक भी संयोग से ही इस स्कूल में पढ़ रहा था। किसी ने कस्बे में स्कूलों की एक विभाजक रेखा खींच दी थी और इसी वजह से हम अमीर बच्चों वाले स्कूल में आ गए थे। वैसे हम वाकई गरीब नहीं थे, लेकिन हमें गरीबी का एहसास होता था, क्योंकि बाकी सभी लड़कों के पास बेसबॉल के नए दस्ताने, नई साइकिलें, हर नई चीज़ होती थी। मम्मी डैडी हमें रोटी, कपड़ा और मकान जैसी सभी बुनियादी चीज़ें मुहैया कराते थे, लेकिन बस इतना ही। मेरे डैडी कहा करते थे, अगर तुम कोई चीज़ चाहते हो तो उसके लिए काम करो। हम चीज़ें तो बहुत सारी चाहते थे, लेकिन 9 साल के लड़कों के लिए ज़्यादा काम उपलब्ध नहीं था। माइक ने पूछा, तो पैसे बनाने के लिए हम क्या करें? मैं नहीं जानता, मैंने कहा, लेकिन क्या तुम मेरे साझेदार बनोगे? वह मान गया और शनिवार की सुबह माइक मेरा पहला कारोबारी साझेदार बन गया। हम सुबह से लेकर दोपहर तक सोचते रहे कि पैसा कैसे बनाया जाए। कभी कभार हम उन अमीर बच्चों के बारे में बातें करने लगते थे जो जिम्मी के समुद्र तट वाले घर पर मजे कर रहे होंगे। इससे दिल थोड़ा दुखता था, लेकिन वह दर्द अच्छा था, क्योंकि इसने हमें पैसे बनाने का तरीका। आखिरकार दोपहर को अचानक हमारे दिमाग में बिजली कौन। यह एक ऐसा विचार था जो माइक को विज्ञान की एक पुस्तक में मिला था, जिसे उसने पढ़ा था। रोमांचित होकर हमने हाथ मिलाए और अब हमारी साझेदारी के पास एक कारोबार आ गया था। अगले कई सप्ताह माइक और मैं आसपास के इलाके में इधर उधर दौड़ते रहे, दरवाजे खटखटाते रहे और पड़ोसियों से पूछते रहे कि क्या वे अपने इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब हमारे लिए रख सकते हैं। हैरानी के भाव के साथ ज़्यादातर वयस्कों ने मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। कुछ ने हमसे पूछा कि हम उनका क्या करेंगे। इसके जवाब में हमने कहा, हम आपको नहीं बता सकते, यह एक कारोबारी रहस्य है। जैसे जैसे सप्ताह गुजर रहे थे, मेरी मम्मी का कष्ट बढ़ता जा रहा था। अपने कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी वह उनकी वॉशिंग मशीन के पास थी। यह एक भूरा कार्डबोर्ड बॉक्स था जिसमें कभी केचप की बोतलें रखी जाती थी। अब उसमें टूथपेस्ट ट्यूब्स का हमारा छोटा सा ढेर भरने लगा। आखिरकार मेरी मम्मी के सब्र का बांध टूट गया। पड़ोसियों की गंदी मुड़ी तुड़ी इस्तेमाल हो चुकी टूथपेस्ट ट्यूब्स को देख देख कर उनका दिमाग खराब हो गया था। उन्होंने पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? और मैं यह दोबारा नहीं सुनना चाहती कि यह एक कारोबारी रहस्य है। इस कचरे को साफ करो, वरना मैं इसे बाहर फेंक दूंगी। माइक और मैंने हाथ पैर जोड़कर उनसे मोहलत मांगी। हमने उन्हें बताया कि हमारे पास जल्द ही पर्याप्त ट्यूब हो जाएंगी और फिर हम उत्पादन शुरू कर देंगे। हमने उन्हें जानकारी दी कि हम 2-3 पड़ोसियों का इंतजार कर रहे हैं जिनकी टूथपेस्ट ट्यूब्स खत्म होने वाली थी और हमें मिलने वाली थी। मम्मी ने हमें 1 सप्ताह की मोहलत दे दी। उत्पादन शुरू करने की तारीख योजना से ज़्यादा जल्दी आ गई थी और दबाव बढ़ गया था। मेरी पहली साझेदारी पर खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि मेरी खुद की मम्मी ने जगह खाली करने का नोटिस थमा दिया था। यह माइक का काम था कि वह पड़ोसियों से टूथपेस्ट जल्दी ख़त्म करने को कहे। साथ में वह उनसे यह भी कहता था कि उनके दांतों के डॉक्टर का भी यही कहना था कि उन्हें दिन में ज़्यादा बार ब्रश करना चाहिए। मैं उत्पादन की प्रक्रिया को ठीक ठाक करने में जुट गया। एक दिन मेरे डैडी एक दोस्त के साथ घर आए। उन्होंने देखा कि 9 साल के 2 लड़के पोर्च में पूरी गति से उत्पादन करने में जुटे हैं। हर कहीं बारीक सफ़ेद चूरा फैला हुआ था। एक लंबी टेबल पर स्कूल के दूध के छोटे कार्टन थे और हमारे परिवार का हिबाची ग्रिल लाल सुर्ख कोयलों के साथ
अधिकतम गर्मी पर दहक रहा था। डैडी सावधानी से चलकर आए। उन्हें पोर्च के शुरू में ही कार खड़ी करनी पड़ी क्योंकि उत्पादन की प्रक्रिया कार की जगह तक पहुंचने में बाधा डाल रही थी। जब वे और उनके दोस्त करीब आए तो उन्होंने देखा कि स्टील का एक बर्तन कोयलों के ऊपर रखा था जिसमें टूथपेस्ट ट्यूब्स पिघल रही थी। उस जमाने में टूथपेस्ट प्लास्टिक की ट्यूब्स में नहीं आते थे, ट्यूब शीशे में बनती थी, इसलिए पैंट के जल जाने पर हम ट्यूब्स को स्टील के छोटे बर्तन में डाल देते थे। वे पिघलने लगती थी और द्रव्य बन जाती थी। इस पिघले हुए शीशे को हम दूध के कार्टन में बने एक छोटे छेद के अंदर डाल रहे थे। दूध के कार्टन्स में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा था। हर तरफ फैला सफ़ेद चूरा और कुछ नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही था। जल्दबाजी में उसके बैग में मेरी लात पड़ गई जिससे पूरा इलाका ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ अभी अभी बर्फ़ का तूफान आया हो। दूध के कार्टन के भीतर प्लास्टर ऑफ पेरिस के साचे थे। दोस्त ने देखा जब हम पिघले हुए शीशे को सावधानी से प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्यूब के ऊपर छोटे छेद में डालते रहे। संभल कर, डैडी ने कहा। मैंने ऊपर देखे बिना सिर हिला दिया। आखिर जब शीशा डालने का काम खत्म हो गया तो मैंने स्टील का बर्तन नीचे रखा और अपने डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्होंने मुस्कुराते हुए सावधानी से पूछा। हम वही कर रहे हैं जो आपने हमसे करने को कहा था। हम अमीर बनने जा रहे हैं, मैंने कहा। हाँ, माइक ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना सिर हिलाया। हम दोनों साझेदार हैं, मेरे डैडी ने पूछा। और प्लास्टर के इन साँचों में क्या है? देखिए, मैंने कहा, इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है। छोटी हथौड़ी से मैंने उस सील को ठोका जिसने क्यूब को बीच से खोल दिया। मैंने प्लास्टर के सांचे का ऊपरी आधा हिस्सा बाहर निकाला और शीशे का 5 सेट का सिक्का बाहर टपक गया। हे भगवान, मेरे डैडी ने कहा, तुम लोग शीशे के सिक्के ढाल रहे हो? बिल्कुल सही, माइक ने कहा। हम वही कर रहे हैं जो आपने हमसे करने को कहा था। हम पैसे बना रहे हैं। मेरे डैडी के दोस्त मुड़े और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मेरे डैडी ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया। 2 छोटे लड़के थे जो सफ़ेद धूल से ढके होकर खूब मुस्कुराए जा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़कर उनके साथ चले और घर की सामने वाली सीढ़ियों पर बैठे। मुस्कुराते हुए उन्होंने नरमी से समझाया कि जालसाजी शब्द का क्या मतलब होता है। हमारे सपने चूर चूर हो गए। आपका मतलब है यह गैरकानूनी है? माइक ने कांपती आवाज़ में पूछा। छोड़ो भी, मेरे डैडी के दोस्त ने कहा। हो सकता है वे अपनी जन्मजात प्रतिभा का विकास कर। डैडी ने उन्हें आंखें घूर कर देखा। हाँ, यह गैरकानूनी है, मेरे डैडी ने नरमी से कहा, लेकिन तुम लड़कों ने यह दिखा दिया कि तुम्हें बहुत रचनात्मक और मौलिक विचार हैं। इसी तरह आगे बढ़ते रहो, मुझे तुम पर सचमुच गर्व है। निराश होकर माइक और मैं लगभग 20 मिनट तक खामोशी से बैठे रहे। इसके बाद अपने फैलाए कचरे को साफ करने लगे। पहले ही दिन हमारा कारोबार चौपट हो गया था। चूरे को झाड़ू से साफ करते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि जिम्मी और उसके दोस्त सही कहते हैं, हम वाकई गरीब हैं। जब मैंने यह बात कही तो मेरे डैडी जा ही रहे थे। उन्होंने कहा, लड़कों, तुम तभी गरीब कहलाओगे जब तुम हार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुमने कुछ किया। ज़्यादातर लोग अमीर बनने की सिर्फ बातें करते हैं और सपने देखते हैं। तुमने कुछ किया है। मुझे तुम दोनों पर बहुत नाज है। मैं दोबारा कहूँगा कि इसी तरह आगे बढ़ते रहो, हौसला मत छोड़ो। माइक और मैं खामोशी से वहाँ खड़े रहे। ये सब सुना कि हम क्या करें। डैडी, ऐसा क्यों है कि आप अमीर नहीं हैं? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का विकल्प चुना था। स्कूल के टीचर दरअसल अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते, हमें बस पढ़ाना और सिखाना पसंद होता है। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, लेकिन सचमुच नहीं जानता कि पैसे कैसे बनाना है। माइक और मैं मुड़कर दोबारा सफाई करने लगे। मैं समझता हूँ, मेरे डैडी बोले, अगर तुम लोग यह सीखना चाहते हो कि अमीर कैसे बनना है तो मुझसे मत पूछो। माइक, यह सवाल अपने डैडी से पूछो। माइक ने हैरानी के भाव के साथ कहा। हाँ, तुम्हारे डैडी, मेरे डैडी ने मुस्कुराते हुए दोहराया। तुम्हारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही है और वह तुम्हारे डैडी के गुण गाता है। उसने मुझे कई बार बताया कि जब पैसे बनाने की बात आती है तो तुम्हारे डैडी कमाल के हैं।
मेरे डैडी? माइक ने अविश्वास में दोबारा पूछा। तो फिर ऐसा कैसे है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास एक शानदार कार और आलीशान मकान नहीं है? शानदार कार और आलीशान मकान का यह मतलब नहीं है कि तुम अमीर हो या तुम पैसे बनाने की कला जानते हो, मेरे डैडी ने जवाब दिया। जिमी के डैडी गन्ने के बागान में काम करते हैं। वह मुझसे ज़्यादा अलग नहीं है। वह एक कंपनी में काम करता है और मैं एक सरकारी ऑफिस में। कंपनी ने उसे कार दे रखी है। शक्कर की कंपनी आर्थिक परेशानी में है और जल्द ही हो सकता है कि जिम्मी के डैडी के पास कुछ ना रहे। तुम्हारे डैडी अलग है माइक। ऐसा लगता है कि वे एक साम्राज्य बना रहे हैं और मेरा अनुमान है कि कुछ ही सालों में वे बहुत अमीर आदमी बन जाएंगे। यह सुनकर माइक और मैं दोबारा रोमांचित हो गए। नए उत्साह के साथ हम अपने डूबे हुए व्यवसाय के मलबे को साफ करने लगे। सफाई करते करते हमने योजना बनाई कि माइक के डैडी से कब और कैसे बात की जाए। समस्या यह थी कि माइक के डैडी बहुत ज़्यादा काम करते थे और अक्सर देर रात तक घर नहीं लौटते थे। उसके डैडी वेयर्स हाउसेज, एक निर्माण कंपनी, स्टोरों की श्रृंखला और 3 रेस्तराओं के मालिक थे। रेस्तराओं की वजह से ही उन्हें घर लौटने में देर हो जाती। सफाई पूरी होने के बाद माइक बस पकड़कर घर चला गया। उसने बताया था कि उस रात जब उसके डैडी घर लौटेंगे तो वह उनसे बात करके पूछेगा कि क्या वे हमें अमीर बनने का तरीका सिखा सकते हैं। माइक ने वादा किया कि जैसे ही उसकी डैडी से बात हो जाएगी वह मुझे फ़ोन करेगा, चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो जाए। फ़ोन की घंटी रात 8:30 बजी। ठीक है, मैंने कहा। अगले शनिवार मैंने फ़ोन नीचे रख दिया। माइक के डैडी हमसे मिलने को तैयार हो गए थे। शनिवार सुबह मैंने 7:30 बजे वाली बस पकड़ी ताकि कस्बे के गरीब हिस्से तक जा सकूं। सबक शुरू होते हैं। माइक और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिले। वे पहले से ही व्यस्त थे और 1 घंटे से अधिक समय से काम में लगे थे। जब मैं उनके साधारण छोटे और साफ सुथरे घर की ओर बढ़ा तो मैंने देखा कि उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र अपने पिकअप ट्रैक्टर में बैठकर वहां से जा रहा था। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। उसने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, डैडी फ़ोन पर है और उन्होंने पीछे के पोर्च में इंतज़ार करने को कहा है। जब मैंने उस पुराने मकान की चौखट लांघी तो लकड़ी का पुराना फर्श आवाज़ें करने लगा। दरवाजे के भीतर सस्ता सा गलीचा था। गलीचा वहाँ इसलिए बिछाया गया था ताकि फर्श पर पड़े अनगिनत कदमों के निशान को छुपाया जा सके। हालांकि गलीचा साफ था लेकिन इसे बदलने की ज़रूरत थी। जब मैं सक्रिय लिविंग रूम में दाखिल हुआ तो मेरा दम घुटने लगा। यह पुरानी बदबू वाले फर्नीचर से भरा था जिसे निश्चित रूप से संग्रहालय में रखा जाना चाहिए था। सोफे पर 2 महिलाएं बैठी थी जिनकी उम्र मेरी माँ से थोड़ी ज़्यादा होगी। महिलाओं के सामने एक आदमी कामकाजी पोशाक में बैठा था। वह खाकी स्लैक्स और खाकी शर्ट पहने था। इन पर अच्छी प्रेस तो थी लेकिन स्टार्च नहीं था। वह चमचमाते कामकाजी जूते भी पहने था। उसकी उम्र मेरे डैडी से लगभग 10 साल ज़्यादा होगी। जब माइक और मैं उसके पास से निकलकर पिछले मोर्च की ओर गए तो वह मुस्कुराया। मैं भी संकोची अंदाज में मुस्कुरा दिया। कौन है? मैंने पूछा। ओह, वे मेरे डैडी के कर्मचारी हैं। यह आदमी उनके वेयर हाउसेस संभालता है और महिलाएं रेस्तरां की मैनेजर हैं। आते समय तुमने उस निर्माण सुपरवाइज़र को तो देख ही लिया होगा जो यहाँ से 50 मील दूर एक सड़क परियोजना पर काम कर रहा है। उनका दूसरा सुपरवाइज़र भी है जो बहुत से मकान बना रहा है, लेकिन वह तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही जा चुका था। क्या ऐसा हमेशा ही होता है? मैंने पूछा। हमेशा तो नहीं लेकिन अक्सर होता है, माइक ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने मेरे बगल में बैठने के लिए एक कुर्सी खींची। माइक बोला, मैंने डैडी से पूछा था कि क्या वे हमें पैसा बनाना सिखाएंगे। ओह, और उन्होंने क्या जवाब दिया? मैंने सदा हुआ सवाल किया। देखो, पहले तो उनके चेहरे पर हंसी का भाव आया पर फिर कुछ सोचकर वे बोले कि वे हमारे सामने एक प्रस्ताव रखेंगे। ओह, मैंने कहा और दीवार से अपनी कुर्सी टिकाते हुए अगले पाए उठा लिए। मैं कुर्सी के पिछले 2 पायों के सहारे बैठ गया। माइक ने भी ऐसा ही किया। मैंने पूछा, क्या तुम जानते हो कि वे क्या प्रस्ताव रखने वाले हैं? नहीं, लेकिन हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। अचानक माइक के डैडी जर्जर पुराने दरवाजे से होकर पोर्च में दाखिल हुए। माइक और मैं उछलकर खड़े हो गए, सम्मान के कारण नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि हम चौंक गए थे।
तैयार हो जाओ लड़कों, उन्होंने पूछा जब उन्होंने हमारे साथ बैठने के लिए एक कुर्सी हमने अपना सिर हिलाया, फिर हमने अपनी कुर्सियाँ दीवार से दूर खींची और उन्हें उनके सामने बैठने के लिए सरका लिया। वे लंबे छोड़े थे, लगभग 6 फुट लंबे और 200 पाउंड के। मेरे डैडी ज़्यादा लंबे थे, लगभग इतने ही वज़न के, और माइक के डैडी से 5 साल ज़्यादा बड़े। हालांकि उनकी प्रजाति एक नहीं थी, लेकिन वे लगभग एक से ही दिखते थे। शायद उनमें एक जैसी ऊर्जा थी। माइक कहता है कि तुम पैसे बनाना सीखना चाहते हो, क्या यह सही है रॉबर्ट? मैंने अपना सिर जल्दी से हिलाया, लेकिन थोड़े डर के साथ। उनके शब्दों और मुस्कान में बहुत शक्ति थी। ठीक है, तो यह रहा मेरा प्रस्ताव। मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन मैं यह काम तुम्हारे क्लासरूम जैसी शैली में नहीं करूंगा। तुम मेरे लिए काम करोगे तो बदले में मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। तुम्हारे काम करते समय मैं तुम्हें ज़्यादा तेज़ी से सिखा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम बस बैठकर सुनते रहो जैसा तुम स्कूल में करते हो तो मेरा समय बर्बाद होगा। यह मेरा प्रस्ताव है, या तो मान लो वरना छोड़ दो। मैंने पूछा, ओह, क्या मैं फैसला करने से पहले एक सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं, इसे स्वीकार कर लो या छोड़ दो। मेरे पास इतना ज़्यादा काम है कि मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। अगर तुम में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो तुम वैसे भी कभी पैसा कमाना नहीं सीख पाओगे। अवसर आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए तुरंत निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण योग्यता है। तुमने जैसा चाहा था वैसा अवसर तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो तुम्हारी शिक्षा शुरू हो जाएगी या फिर यह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। माइक के डैडी ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा, मंजूर। मैंने कहा, मंजूर। माइक भी बोला, बहुत बढ़िया। माइक के डैडी ने कहा, 10 मिनट में मिसेस मॉर्टिन आ जाएंगी। जब मेरी उनसे बातचीत हो जाए तो तुम उनके साथ मेरे छोटे सुपरमार्केट में चले जाना और वहाँ काम शुरू कर देना। मैं तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे की दर से तनख्वाह दूंगा और तुम हर शनिवार को 3 घंटे काम करोगे। लेकिन आज तो मेरा सॉफ्टबॉल मैच है। मैंने कहा। माइक के डैडी ने आवाज़ धीमी करके कड़क लहजे में कहा, या तो मान लो वरना छोड़ दो। मैं इसे मानता हूँ, मैंने जवाब दिया और खेलने के बजाय काम करने तथा सीखने का विकल्प चुना। 30 सेंट मिलने के बाद उस दिन सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसेस मॉर्टिन के लिए भली और धैर्यवान महिला थी। वे हमेशा कहती थी। माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती थी जो अब बड़े होकर दूर चले गए हैं। हालांकि वे भली थी, लेकिन वे कड़ी मेहनत में यकीन करती थी और हमें काम में लगाए रखती थी। हम 3 घंटे तक डिब्बाबंद सामानों को शेल्फ से उतारते थे, फेदर डस्टर से हर डिब्बे की धूल साफ करते थे और फिर उन्हें दोबारा करीने से जमा देते थे। यह बहुत ही नीरस और थकाऊ काम था। माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता हूँ और उनके पास इस तरह के 9 छोटे सुपरमार्केट थे। हर एक में बड़ी कार पार्किंग थी। वे 7-Eleven कन्वीनियंट स्टोरेज के शुरुआती संस्करण थे, छोटे किराना स्टोर जहां लोग दूध, ब्रेड, बटर और सिगरेट जैसे सामान खरीदते थे। समस्या यह थी कि तब हवाई में एयर कंडीशनिंग का ज़्यादा चलन नहीं था और गर्मी के कारण स्टोर्स के दरवाजे बंद नहीं रहते थे। सड़क और पार्किंग की तरफ वाले स्टोर के दरवाजे खुले रहते। जब भी कोई कार पास से गुजरती थी या पार्किंग में आकर खड़ी होती थी तो हर बार धूल का गुब्बार उठता था और स्टोर में घुसकर डिब्बों पर बैठ जाता था। हम जानते थे कि जब तक एयर कंडीशनिंग नहीं आएगा तब तक हमारे पास नौकरी रहेगी। 3 सप्ताह तक माइक और मैं मिसेस मार्टिन के पास जाते रहे तथा 3 घंटे तक काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता था और वे हमारे हाथ में 3 छोटे सिक्के थमा देती थी। लेकिन 1950 के दशक के बीच 9 साल की उम्र में भी 30 सेंट कमाने में कोई खास खुशी नहीं होती थी। तब कॉमिक बुक्स 10 सेंट में आती थी, इसलिए मैं अपना पैसा आमतौर पर कॉमिक्स बुक्स पर खर्च करता था और फिर घर चला जाता। चौथे सप्ताह के बुधवार तक मैं यह काम छोड़ने का मन बना चुका था। मैं काम करने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक के डैडी से पैसे बनाना सीखना चाहता था और अब मैं 1 घंटे में 10 सेंट की गुलामी कर रहा था। उससे भी बढ़कर उस पहले शनिवार के बाद मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं था। मैं काम छोड़ रहा हूँ, मैंने लंच के समय माइक को बताया। स्कूल नीरस था और अब मेरे पास शनिवार भी नहीं थे जिनकी मैं राह देख सकूं, लेकिन यह 30 सेंट थे जिनकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से और कुंठा में पूछा।
डैडी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम छोड़ने का फैसला कर लो तब वे तुमसे मिलना चाहेंगे। क्या? मैंने आवेश में कहा। वे इंतजार कर रहे हैं कि मैं इससे ऊबता जाऊं? कुछ कुछ, माइक बोला। डैडी अलग तरह के हैं, वे तुम्हारे डैडी की तरह नहीं सिखाते हैं। तुम्हारे डैडी बहुत बोलते हैं, मेरे डैडी शांत है और कम बोलते हैं। इसलिए तुम इस शनिवार तक इंतज़ार कर लो, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम काम छोड़ने का फैसला कर चुके हो। तुम्हारा मतलब है मेरे साथ नाटक खेला गया है? नहीं, दरअसल नहीं, लेकिन शायद हो भी सकता है। डैडी शनिवार को बता देंगे। शनिवार को कतार में इंतजार करना। मैं माइक के डैडी का सामना करने को तैयार था। मेरे असल डैडी भी उन पर नाराज़ थे। मेरे असल डैडी, जिन्हें मैं गरीब डैडी कहता हूँ, सोचते थे कि अमीर डैडी बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे और उनकी जांच होनी चाहिए। मेरे शिक्षित गरीब डैडी ने मुझसे वह मांगने को कहा जिसका मैं हकदार था, कम से कम 25 सेंट प्रति घंटा। गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि अगर मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ती है तो मुझे तुरंत नौकरी छोड़ देनी चाहिए। वैसे भी तुम्हें उस घटिया नौकरी की ज़रूरत नहीं है, मेरे गरीब डैडी ने तैस में कहा। शनिवार की सुबह 8 बजे मैं माइक के घर पहुंचा और दरवाज़ा माइक के डैडी ने खोला। बैठ जाओ और कतार में इंतज़ार करो, उन्होंने मेरे दाखिल होते समय कहा। फिर वे मुड़े और बेडरूम के पास बने अपने छोटे ऑफिस में गायब हो गए। मैंने कमरे के चारों ओर देखा मगर मुझे माइक कहीं नहीं दिखा। अजीब सा महसूस करते हुए मैं सावधानी से उन दोनों महिलाओं के पास बैठ गया जो मुझे 4 सप्ताह पहले वहीं दिखी थी। वे मुस्कुराई और सोफे पर थोड़ा खिसककर मेरे लिए जगह बना दी। 45 मिनट गुजर गए और मैं आग बबूला होने लगा। तकरीबन 30 मिनट पहले दोनों महिलाएं उनसे मिलकर वहां से जा चुकी थी। एक अधिक उम्र का आदमी वहां 20 मिनट तक बैठा था और अब वह भी निकलकर जा चुका था। मकान खाली था और यहाँ मैं हवाई के उस सुहाने दिन एक सीलन भरे अंधेरे लिविंग रूम में बैठा था और एक लालची आदमी से बात करने का इंतजार कर रहा था जो बच्चों का शोषण करता था। मुझे ऑफिस में इधर उधर कागज़ सरकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वे फ़ोन पर बात कर रहे थे और मुझे नज़रअंदाज कर रहे थे। मैं उनसे मिले बिना ही बाहर जाने के लिए तैयार था, लेकिन आखिर 15 मिनट बाद ठीक 9 बजे अमीर डैडी अपने ऑफिस के बाहर निकले। बिन कुछ कहे उन्होंने मुझे हाथ से ऑफिस में आने का इशारा किया। अमीर डैडी ने अपने ऑफिस की कुर्सी को घुमाते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम वेतन बढ़वाना चाहते हो या तुम नौकरी छोड़ने वाले हो। रुआसी आवाज़ में मेरे मुंह से निकला, देखिए आप समझौते की अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं। 9 साल की उम्र में किसी वयस्क से मुठभेड़ करना सचमुच डरावना था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे सिखाएंगे। देखिए मैंने आपके लिए काम किया है, मैंने मेहनत से काम, आपकी खातिर काम करने के लिए मैंने अपने बेसबॉल मैचों की कुर्बानी दी है, लेकिन आपने अपना वादा नहीं निभाया और मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। आप धोखेबाज हैं, जैसा कि शहर का हर व्यक्ति आपके बारे में कहता है। आप लालची हैं, आप सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं और अपने कर्मचारियों की जरा भी परवाह नहीं करते हैं। आपने मुझसे खामख्वाह इंतजार कराया और मेरे प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। मैं छोटा हूँ लेकिन अमीर डैडी अपनी घूमने वाली कुर्सी में आगे पीछे झूलने लगे। अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर उन्होंने मुझे एकटक देखा। बुरा नहीं है, उन्होंने कहा, 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे ज़्यादातर कर्मचारी बोलते हैं। क्या? मैंने पूछा। मैं समझ नहीं पाया कि वे क्या कह रहे थे, इसलिए मैंने सोचा था कि आप अपना वादा निभाएंगे और मुझे सिखाएंगे। इसके बजाय आप मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। यह जुल्म है, सरासर जुल्म है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, अमीर डैडी ने धीमे स्वर में कहा। आपने मुझे क्या सिखाया है? कुछ भी नहीं, मैंने गुस्से से कहा। जब मैं चंद सिक्कों के बदले काम करने के लिए तैयार हो गया, उसके बाद से आपने मुझसे बात तक नहीं की। 1 घंटे के बदले 10 सेंट? हाँ, मुझे तो सरकार से आपकी शिकायत करनी चाहिए। आप जानते हैं हमारे देश में बाल श्रम कानून है। आप तो जानते ही हैं मेरे डैडी सरकार के लिए काम करते हैं। शाबाश, अमीर डैडी ने कहा। अब तुम उन अधिकतर कर्मचारियों की भाषा बोल रहे हो जो मेरे लिए काम करते थे, ऐसे कर्मचारी जिन्हें मैंने नौकरी से निकाल दिया है। इस बारे में आपको क्या कहना है? मैंने पूछा और मुझे एहसास था कि कम उम्र के बावजूद मैं काफ़ी बहादुरी दिखा रहा था। आपने मुझसे झूठ बोला, मैंने आपकी खातिर काम किया
और आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? अम्मी डैडी ने शांति से पूछा। इस दौरान आपने कभी मुझसे बात नहीं की। मैंने 3 सप्ताह तक काम किया और आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। मैंने मुंह बनाकर कहा। क्या सिखाने का मतलब बोलना या व्याख्यान देना ही है? अम्मी डैडी ने पूछा। और क्या, मैंने जवाब दिया। इस तरह वे तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जीवन तुम्हें इस तरह से नहीं सिखाता है और मेरा मानना है कि जीवन सबसे अच्छा शिक्षक होता है। अधिकतर समय जीवन आपसे बात नहीं करता है, यह आपको एक तरह से धक्का देता है। हर धक्के के साथ मानो जीवन कहता है, जाग जाओ, कोई चीज़ है जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। यह आदमी कैसी बेसिर पैर की बातें कर रहा है, मैंने मन ही मन सोचा। जीवन मुझे धक्का दे रहा है, यानी वह मुझसे बात कर रहा है। अब मैं जान गया था कि मुझे अपनी नौकरी हर हाल में छोड़ देनी चाहिए। मैं एक ऐसे आदमी से बात कर रहा था जिसे हवा। अगर तुम जीवन के सबक सीखते हो तो इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। अगर नहीं सीखोगे तो जीवन तुम्हें बस चारों तरफ धक्के देता रहेगा। लोग 2 चीजें करते हैं, दूसरे नाराज होते हैं और पलट कर धक्का देते हैं, लेकिन वे अपने बॉस या अपनी नौकरी या अपने पति या पत्नी के खिलाफ अपना गुस्सा निकालते हैं। वे नहीं जानते हैं कि यह जीवन है जो उन्हें धक्के दे रहा है। मुझे पता नहीं था कि वे किस बारे में बोल रहे थे। जीवन हम सभी को धक्के मारता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और बाकी जूझते हैं। कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे जीवन के धक्कों का स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों के लिए इसका मतलब यह होता है कि उन्हें कुछ सीखने की ज़रूरत है और उन्हें कुछ सीख लेना चाहिए। वे सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह लड़ते हैं। अम्मी डैडी खड़े हो गए और उन्होंने लकड़ी की पुरानी जर्जर खिड़की को बंद किया जिसे मरम्मत की ज़रूरत थी। अगर तुम यह सबक सीख लेते हो तो तुम बड़े होकर बुद्धिमान, दौलतमंद और सुखी युवक बनोगे। अगर तुम नहीं सीखते हो तो तुम जिंदगी भर अपनी समस्याओं के लिए अपनी नौकरी, कम तनख्वाह या बॉस को दोष देते रहोगे। तुम जीवन भर उस बड़े मौके की उम्मीद करते रहोगे जो आकर तुम्हारी तमाम आर्थिक समस्याओं को हल कर दे। देखने के लिए मेरी तरफ देखा कि क्या मैं उनकी बात सुन रहा था। उनकी आंखें मेरी नज़रों से मिली। हम एक दूसरे को एकटक देखते रहे और अपनी आंखों से संवाद करते रहे। आखिर जब मैं उनके संदेश का मतलब समझ गया तो मैंने अपनी नज़र फेर ली। मैं जान गया कि उनकी बातें सही हैं। मैं उन्हें दोष दे रहा था जबकि सीखने का आग्रह मैंने खुद किया था। मैं जूझ रहा था। अम्मी डैडी ने आगे कहा, अगर तुम इस तरह के इंसान हो जिसमें जरा भी हिम्मत नहीं है तो जीवन के हर थपेड़े, हर धक्के के सामने तुम हार मान लोगे। अगर तुम इस तरह के इंसान हो तो तुम जिंदगी भर सुरक्षित तरीके से सही चीज़ें करोगे और किसी ऐसे वक्त का इंतजार करोगे जो कभी आएगा ही नहीं। फिर तुम एक नीरस बूढ़े आदमी की तरह मारे जाओगे। तुम्हारे बहुत से दोस्त तुम्हें सचमुच पसंद करते होंगे क्योंकि तुम बहुत अच्छे मेहनती इंसान थे, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हें जीवन के धक्कों के आगे दिल की गहराई में तुम जोखिम लेने से थर्राते थे। तुम दरअसल जीतना चाहते थे, लेकिन हारने का डर जीतने के रोमांच से ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ। दिल की गहराई में तुम्हें और सिर्फ तुम्हें ही यह बात पता रहेगी कि तुमने कभी जीतने की कोशिश की ही नहीं। तुमने सुरक्षित तरीके से खेलने का विकल्प चुना। हमारी नज़रें एक बार फिर मिली। मैंने पूछा, तो आप मुझे धक्का दे रहे थे? कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं। अम्मी डैडी मुस्कुराए। मैं तो कहूँगा कि मैंने तुम्हें जीवन का स्वाद। जीवन का कैसा स्वाद? मैंने पूछा। हालांकि मैं अब भी नाराज़ था, लेकिन अब मैं जिज्ञासु और सीखने के लिए तैयार भी था। तुम दोनों लड़के पहले इंसान हो जिन्होंने मुझसे पैसा बनाने की कला सीखने का आग्रह किया है। मेरे 150 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, परंतु उनमें से एक ने भी मुझसे धन संबंधित ज्ञान नहीं मांगा। वे मुझसे नौकरी और तनख्वाह मांगते हैं, लेकिन पैसे बनाने की कला सिखाने को कभी नहीं कहते। इसलिए ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन साल पैसे की और अंत तक कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि दरअसल वे किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। मैं बैठा बैठा गौर से सुनता रहा, तो जब माइक ने मुझे बताया कि तुम यह सीखना चाहते हो कि पैसा कैसे बनाया जाता है, तो मैंने ऐसा पाठ्यक्रम बनाने का निर्णय लिया जो असल जीवन का प्रतिबिंब हो। मैं बोलते बोलते थक जाता, लेकिन तुम मेरी बात का मतलब कभी नहीं समझ पाते। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया कि तुम्हें जीवन के थपेड़ों का स्वाद चखाऊं।
ताकि तुम मेरी बात सुन और समझ सको, इसलिए मैंने तुम तो 1 घंटे में सिर्फ 10 सेंट की खातिर काम करके मैंने कौन सा सबक सीखा? मैंने पूछा। यही कि आप लालची हैं और अपने कर्मचारियों का शोषण करते हैं। अमीर डैडी कुर्सी पर पीछे टिके और जमकर हंसे। आखिर वे बोले, सबसे अच्छा यह रहेगा कि तुम अपना दृष्टिकोण बदल लो। यह सोचना छोड़ दो कि समस्या मैं हूँ। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या मैं हूँ तो तुम्हें मुझे बदलना होगा, लेकिन अगर तुम्हें एहसास होता है कि समस्या तुम खुद हो तो तुम खुद को बदल सकते हो, कोई चीज़ सीख सकते हो और ज़्यादा समझदार बन सकते हो। ज़्यादातर लोग खुद को छोड़कर संसार के हर व्यक्ति को बदलना चाहते हैं। मैं तुम्हें बता दूं कि किसी दूसरे को बदलने के बजाय खुद को बदलना ज़्यादा आसान होता है। मैंने कहा, मैं समझ नहीं पाया। अपनी समस्याओं के लिए मुझे दोष देना छोड़ दो। अमीर डैडी ने अधीरता से, लेकिन आप मुझे सिर्फ 10 सेंट ही दे रहे हैं तो तुम क्या सीख रहे हो? अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए पूछा। यही कि आप लालची हैं, मैंने शरारती मुस्कान के साथ कहा। अमीर डैडी बोले, देखा, तुम अब भी यही सोचते हो कि समस्या मैं हूँ। वो तो देखो, यह नज़रिया रखोगे तो तुम जिंदगी भर कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर तुम यह नज़रिया रखते हो कि समस्या मैं हूँ तो तुम्हारे पास कौन से विकल्प रह जाते हैं? देखिए, अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाते हैं या मेरे प्रति सम्मान नहीं दिखाते हैं और मुझे नहीं सिखाते हैं तो मैं काम छोड़ दूंगा। अच्छी तरह कहा, अमीर डैडी ने कहा। तो लोग ठीक ऐसे ही करते हैं, वे काम छोड़ देते हैं और किसी दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं जहां उन्हें बेहतर अवसर और ज़्यादा ऊंची तनख्वाह मिले। वे सचमुच सोचते हैं कि इससे समस्या सुलझ जाएगी, मगर ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। बस 1 घंटे के बदले 10 सेंट की भीख ले लूं और मुस्कुराता रहूं? अमीर डैडी मुस्कुराए। बाकी लोग यही करते हैं, वे यह सोचकर तनख्वाह बढ़ने का इंतजार करते हैं कि ज़्यादा पैसे से उनकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। अधिकतर लोग बस इसे स्वीकार कर लेते हैं। कुछ लोग अपनी वर्तमान नौकरी के अलावा दूसरी नौकरी करके ज़्यादा लेकिन वहाँ भी उन्हें कम तनख्वाह को स्वीकार करना पड़ता है। मैं बैठा बैठा फरस को घूरता रहा और उस सबक को समझना शुरू करने लगा जो अमीर डैडी सिखा रहे थे। मुझे एहसास हो गया था कि यह जीवन का स्वाद है। आखिर मैंने नज़रें उठाकर पूछा, तो समस्या किस चीज़ से सुलझेगी? इससे, उन्होंने कहा और अपनी कुर्सी पर आगे झुककर मेरे सिर को हल्के से थपथपाया। तुम्हारे कानों के बीच की चीज़ से। यही वह पल था जब अमीर डैडी ने यह निर्णायक दृष्टिकोण बताया जो उन्हें उनके कर्मचारियों और मेरे गरीब डैडी से अलग करता था और जिसकी बदौलत वे अंततः जबकि मेरे उच्च शिक्षित लेकिन गरीब डैडी जिंदगी भर आर्थिक समस्याओं से जूझते रहे। यह एक अनूठा दृष्टिकोण था जिसने मेरी जिंदगी का अमीर डैडी ने बार बार मुझे यह दृष्टिकोण सिखाया जिसे मैं पहला सबक कहता हूँ। गरीब और मध्यवर्ती लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। अब तक मेरे गरीब डैडी ने मुझे जो सिखाया था, शनिवार की उस उजली सुबह मैंने उससे एक बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण सीखा। 9 साल की उम्र में ही मैं समझ गया कि दोनों डैडी चाहते थे कि मैं सीखूं। दोनों ही डैडी मुझे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित। मेरे उच्च शिक्षित डैडी सलाह देते थे कि मैं वही करूं जो उन्होंने किया था। बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम जमकर पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड लाओ ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी मिल जाए और यह सुनिश्चित करना कि उसमें बेहतरीन सुविधाएं भी मिले। मेरे अमीर डैडी चाहते थे कि मैं यह सीखूं कि पैसा कैसे काम करता है ताकि मैं इससे अपने लिए काम करा सकूं। ये सबक मैं किसी क्लासरूम के कारण नहीं बल्कि उनके मार्गदर्शन के कारण जीवन भर सीखने वाला था। मेरे अमीर डैडी ने अपने पहले सबक को जारी रखते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम 10 सेंट प्रति घंटे पर काम करने पर नाराज हुए। अगर तुम नाराज नहीं हुए होते और इसे चुपचाप स्वीकार कर लेते तो मुझे तुमसे कहना पड़ता कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। देखो, सचमुच सीखने में ऊर्जा, जोश और धधकती इच्छा की ज़रूरत होती है। क्रोध उस फॉर्मूले का एक बड़ा हिस्सा है क्योंकि जोश, क्रोध और प्रेम का समन्वय होता है।
जब पैसे की बात आती है तो अधिकतर लोग सुरक्षित रास्ता खोजते हैं और सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। इसलिए जोश उन्हें राह नहीं दिखाता, उन्हें राह दिखाता है उनका डर। तो क्या इसलिए वे कम तनख्वाह वाली नौकरियां करने के लिए राजी हो जाते हैं? मैंने पूछा। हाँ, अम्मी डैडी ने कहा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं कर्मचारियों को शोषण करता हूँ क्योंकि मैं उन्हें शुगर प्लांटेशन या सरकारी जितनी ऊंची तनख्वाह नहीं देता। मैं कहता हूँ कि लोग अपना शोषण खुद करते हैं। मैंने पूछा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें ज़्यादा वेतन देना चाहिए? मुझे ज़्यादा वेतन देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ज़्यादा पैसे मिलने से भी उनकी समस्याएं नहीं सुलझेंगी। अपने डैडी को ही देख लो, वे बहुत सारा पैसा कमाते हैं मगर इसके बावजूद अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाते। अधिकतर लोगों को अगर ज़्यादा पैसे दे दिया जाए तो इसलिए आपने 10 सेंट प्रति घंटे की तनख्वाह दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह सबक का हिस्सा था। सही समझे, अम्मी डैडी मुस्कुराए। देखो, तुम्हारे डैडी स्कूल गए और उन्होंने उत्कृष्ट शिक्षा इसलिए हासिल की ताकि उन्हें ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी मिल सके, लेकिन उनके पास अब भी पैसे संबंधी समस्याएं हैं क्योंकि उन्हें स्कूल के पैसों के बारे में कभी कुछ नहीं सीखा। इससे बढ़कर वे पैसे के लिए काम करने में यकीन करते हैं। और आप नहीं करते हैं? मैंने पूछा। नहीं, सचमुच नहीं, अम्मी डैडी ने कहा। अगर तुम पैसों के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो स्कूल में सीखो। ऐसा करना सीखने के लिए उससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर तुम यह सीखना चाहते हो कि पैसे से अपने लिए काम कैसे कराया जाए तो यह तुम्हें मैं सिखाऊंगा, परंतु तभी जब तुम सीखना चाहो। क्या हर कोई इसे नहीं सीखना चाहता? मैंने पूछा। नहीं, अम्मी डैडी ने कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के लिए काम करना सीखना ज़्यादा आसान होता है, खासतौर पर अगर धन संबंधित मामलों में डर तुम्हारा मूल भाव हो। मैं समझ नहीं पाया। मैंने त्योरी चढ़ाकर कहा, हाल फिलहाल उसकी चिंता मत करो, बस इतना जान लो कि यह डर होता है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग नौकरी करते रहते हैं। अपने बिल ना चुका पाने का डर, नौकरी से निकाले जाने का डर, पर्याप्त पैसा, यह किसी पेशे या हुनर को सीखने का अध्ययन करने और फिर पैसे के लिए काम करने की कीमत है। अधिकतर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर अपने बॉस पर नाराज होते हैं। पैसे से अपने लिए काम कराना सीखना अध्ययन का एक बिल्कुल अलग पाठ्यक्रम है। मैंने पूछा। बिल्कुल, अम्मी डैडी ने जवाब दिया। बिल्कुल। हवाई में शनिवार की उस सुहानी सुबह हम खामोशी में बैठे रहे। मेरे मित्रों ने अभी अपना लिटिल लीग बेसबॉल मैच शुरू किया था, लेकिन किसी कारण मैं खुश था कि मैंने 10 सेंट प्रति घंटे पर काम करने का निर्णय लिया था। मुझे एहसास था कि मैं ऐसा कुछ सीखने वाला हूँ जो मेरे मित्र स्कूल में कभी नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए तैयार हो? अम्मी डैडी ने पूछा। बिल्कुल, मैंने दांत दिखाते हुए कहा। मैंने अपना वादा निभाया है, मैं तुम्हें दूर से सिखा रहा हूँ, मेरे अम्मी डैडी ने कहा। 9 साल की उम्र में तुम इस बात का स्वाद चख चुके हो कि पैसे के लिए काम करने में कैसा लगता है। बस अपने आखिरी महीनों को 50 साल से गुणा कर लो और तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि ज़्यादातर जब तुम मुझसे मिलने के लिए कतार में इंतजार कर रहे थे, एक बार नौकरी पाने के लिए और दूसरी बार तनख्वाह बढ़वाने के लिए, तब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था? बहुत बुरा, मैंने कहा। अम्मी डैडी बोले, अगर तुम पैसे के लिए काम करने का निर्णय लेते हो तो जीवन इसी तरह गुजरेगा। तुम्हें तब कैसा महसूस हुआ था जब मिसेस मार्टिन ने 3 घंटों के काम के बदले में तुम्हारे हाथ में 3 सिक्के रखे थे? मुझे महसूस हुआ था कि यह काफ़ी नहीं है, यह तो कुछ भी नहीं लग रहा था। मैं निराश हुआ था। मैंने कहा, अपनी तनख्वाह को देखकर अधिकतर कर्मचारी ऐसा ही महसूस करते हैं, खासतौर पर जब उसमें से सारे टैक्स और दूसरी कटौतियाँ कम हो जाती हैं। कम से कम तुम्हें तो 100% तनख्वाह मिली थी। आपका मतलब है कि ज़्यादातर कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह नहीं मिलती है? हे भगवान, नहीं, अम्मी डैडी ने कहा। सरकार अपना हिस्सा सबसे पहले ले लेती है। सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने पूछा। टैक्स, अम्मी डैडी ने कहा।
जब आप कमाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप खर्च करते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप बचत करते हैं तब आप पर टैक्स लगता है, जब आप मरते हैं तब भी आप पर टैक्स लगता है। लोग सरकार को अपने साथ ऐसा क्यों करने देते हैं? अमीर लोग ऐसा नहीं करने देते, अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा। गरीब और मध्यवर्गीय लोग करने देते हैं। मैं शर्त लगाता हूँ कि मैं तुम्हारे डैडी से ज़्यादा कमाता हूँ, लेकिन वे मुझसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उस उम्र में मुझे इससे जरा भी समझदारी नहीं नजर आई थी। कोई सरकार को डैडी अपनी कुर्सी पर धीरे धीरे खामोशी में हिल रहे थे और बस मेरी ओर देख रहे थे। उन्होंने पूछा, सीखने के लिए तैयार हो? मैंने अपना सिर धीमे से हिलाया। जैसा मैंने कहा था, सीखने को बहुत कुछ है। पैसे से अपने लिए काम कैसे कराया जाए, यह सीखना जिंदगी भर चलता है। ज़्यादातर लोग 4 साल तक कॉलेज जाते हैं और फिर उनकी पढ़ाई खत्म हो जाती है। मैं पहले से ही जानता हूँ कि पैसे का मेरा अध्ययन जीवन भर चलेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जितना ज़्यादा जानता हूँ मुझे उतना ही अधिक पता लगता है कि मुझे आगे क्या करने की ज़रूरत है। अधिकतर लोग इस विषय का काफ़ी अध्ययन ही नहीं करते हैं। वे नौकरी करने जाते हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं, अपनी चेकबुक को बैलेंस करते हैं और बात खत्म हो जाती है। फिर वे आश्चर्य करते हैं कि उनके सामने पैसे संबंधित समस्याएं क्यों आती हैं। वे सोचते हैं कि ज़्यादा पैसों से उनकी समस्या हल हो जाएंगी और उन्हें एहसास ही नहीं होता कि असली समस्या यह है कि उनमें वित्तीय शिक्षा का अभाव है। तो मेरे डैडी के पास टैक्स संबंधित समस्या इसलिए है क्योंकि उन्हें पैसे की समझ नहीं है? मैंने पूछा और मैं दुविधाग्रस्त था। देखो, अमीर डैडी ने कहा, पैसे से अपने लिए काम कैसे कराया जाए, टैक्स तो यह सीखने का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आज मैं बस यह पता लगाना चाहता था कि क्या तुम में अब भी पैसे के बारे में सीखने की प्रबल इच्छा है या नहीं। अधिकतर लोगों में यह नहीं होती है। वे बस स्कूल जाना चाहते हैं, कोई पेशा सीखना चाहते हैं, अपनी नौकरी में मज़े करना चाहते हैं और ढेर सारे पैसे कमाना चाहते हैं। एक दिन वे तब जागते हैं जब उनके सामने पैसे की बड़ी समस्याएं खड़ी होती है और इसके बाद वे जीवन में कभी नौकरी करना नहीं छोड़ सकते। पैसे के लिए काम करने की यही कीमत होती है और उन्हें यह कीमत चुकानी पड़ती है। यदि वे पैसे से अपने लिए काम कराना सीख लेते तो उनके सामने यह समस्या नहीं आती। तो तुम्हें अब भी सीखने का जोश है? अमीर डैडी ने पूछा। मैंने अपना सिर हिला दिया। अच्छी बात है, अमीर डैडी ने कहा। अब काम पर चल दो, इस बार मैं तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दूंगा। क्या? मैंने हैरानी से पूछा। तुमने मेरी बात सुन ली, तनख्वाह बंद। तुम हर शनिवार को 3 घंटे उसी तरह काम करोगे, लेकिन इस बार तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटा की तनख्वाह नहीं मिलेगी। तुमने कहा था कि तुम पैसे के लिए काम ना करना सीखना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दे रहा हूँ। मैं जो सुन रहा था उस पर यकीन नहीं कर पाया। मैंने माइक से बातचीत कर ली है और उसने मुफ्त में काम शुरू कर दिया है। वह सामान के डिब्बों की धूल साफ कर रहा है और उन्हें करीने से जमा रहा है। बेहतर होगा कि तुम भी जल्दी से वहां पहुंचकर काम शुरू कर दो। यह ठीक नहीं है, मैं चिल्लाया। आपको मुझे कुछ ना कुछ तनख्वाह तो देनी ही चाहिए। तुमने कहा था कि तुम सीखना चाहते हो। अगर तुम यह बात अभी नहीं सीखोगे तो बड़े होकर तुम मेरी लिविंग रूम में बैठी 2 महिलाओं और उस बूढ़े आदमी जैसे बन जाओगे जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं और यह उम्मीद कर रहे हैं कि मैं उन्हें नौकरी से ना निकालूं। या फिर तुम अपने डैडी की तरह बन जाओगे जो पैसे तो बहुत कमाते लेकिन गले तक कर्ज में डूबे हैं और यह उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा पैसे से उनकी समस्या सुलझ जाएगी। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं एक बार फिर 10 सेंट प्रति घंटे के अपने पुराने वादे पर लौटने को तैयार हूँ। या तुम वह कर सकते हो जो ज़्यादातर लोग करते हैं, शिकायत करो कि तनख्वाह कम है और तुम यह नौकरी छोड़कर किसी दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने पूछा। अमीर डैडी मेरे सिर को थपथपाकर बोले, इसका इस्तेमाल करो। अगर तुम इसका अच्छा इस्तेमाल करते हो तो तुम जल्दी ही मुझे धन्यवाद दोगे कि मैंने तुम्हें एक अवसर दिया और एक दिन तुम अमीर बन जाओगे। मैं वहाँ खड़ा रहा। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे कितना घटिया विकल्प दिया जा रहा था। मैं तनख्वाह बढ़वाने आया था और इसके बजाय अब मैं मुफ्त में काम करने वाला था। अमीर डैडी एक बार फिर
मेरा सिर थपथपा कर बोले, इसका इस्तेमाल करो, अब यहाँ से जाओ और अपने काम में जुट जाओ। सबक फर्स्ट, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। मैंने अपने गरीब डैडी को यह नहीं बताया कि अब मैं मुफ्त में काम कर रहा हूँ। उन्हें यह बात समझ में नहीं आती। जाहिर है मैं उन्हें यह बात समझाने की कोशिश भी नहीं करना चाहता था जिसे मैं खुद नहीं समझ पाया था। 3 सप्ताह तक माइक और मैं हर शनिवार मुफ्त में 3 घंटे काम करते रहे। काम में मुझे दिक्कत नहीं थी और वक्त गुजरने के साथ दिनचर्या ज़्यादा आसान हो गई थी। लेकिन मुझे बेसबॉल मैच चूकने का मलाल था और कॉमिक बुक्स ना खरीद पाने का अफसोस था। तीसरे सप्ताह की दोपहर को अमीर डैडी वहां आए। हमने उनके ट्रक के पार्किंग में रुकने और इंजन बंद होने की आवाज़ सुनी। वे स्टोर में दाखिल हुए और मिसेस मार्टिन को गले लगाकर उनका अभिवादन किया। स्टोर की हालचाल पता करने के बाद वे आइसक्रीम फ्रीज़र के पास गए, उसमें से 2 आइसक्रीम निकाली, उनकी कीमत चुकाई और माइक तथा मुझे इशारा किया, आओ घूमने चलते हैं बच्चों। हमने सड़क पार की और कुछ कारों से बसते बसते एक बड़े घास भरे मैदान के पार गए जहां कुछ वयस्क सॉफ्टबॉल खेल रहे थे। वहां की इकलौती पिकनिक टेबल पर बैठकर उन्होंने माइक और मुझे आइसक्रीम थमा दी। कैसा चल रहा है बच्चों? ठीक है, माइक ने कहा। मैंने सहमति में सिर हिलाया। अमीर डैडी ने पूछा, अब तक कुछ नहीं सीखा? माइक और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, अपने कंधे उचकाए और अपने सिर एक साथ हिला दिए। जीवन के एक बहुत बड़े जाल से बचना। देखो, अच्छा यही रहेगा कि तुम लोग सोचना शुरू कर दो। तुम जीवन में एक बहुत बड़े सबक के सामने खड़े हो। अगर तुम इसे सीख लेते हो तो तुम भारी स्वतंत्रता और सुरक्षित जीवन का आनंद लोगे। अगर तुम इसे नहीं सीखते हो तो तुम मिसेस मार्टिन और इस पार्क में सॉफ्टबॉल खेलने वाले अधिकतर लोगों जैसे बन जाओगे। वे बहुत कम पैसों के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, नौकरी की सुरक्षा के भ्रम को जकड़े रहते हैं, हर साल 3 सप्ताह की वेकेशन की राह देखते हैं और शायद 45 साल की नौकरी के बाद छुटपुट पेंशन के सपने देखते रहते हैं। अगर ऐसा जीवन जीने में तुम रोमांचित हो जाते हो तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 25 सेंट प्रति घंटा कर दूंगा। लेकिन ये अच्छे मेहनती लोग हैं, क्या आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं? मैंने पूछा। अमीर डैडी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिसेस मार्टिन मेरे लिए माँ जैसी है। मैं कभी इतना कठोर नहीं हो सकता कि उनका मजाक उड़ाऊं। मेरी बात कठोर इसलिए लगती है क्योंकि मैं तुम दोनों को कोई बात सिखाने की सबसे अच्छी कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे दृष्टिकोण को बड़ा बनाना चाहता हूँ ताकि तुम वह चीज़ देख सको जिसे अधिकतर लोग इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि उनकी दृष्टि बहुत ज़्यादा संकुचित होती है। अधिकतर लोग उस जाल को नहीं देख पाते जिसमें वे फंसे हैं। माइक और मैं वहाँ बैठे रहे। हम उनके संदेश को पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। उनकी बात कठोर लग रही थी, लेकिन हमें एहसास था कि वे हमें कोई सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या 25 सेंट प्रति घंटे का प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा? क्या इससे तुम्हारे दिल की धड़कन तेज नहीं हुई? मैंने अपना सिर इनकार में हिलाया। हालांकि दरअसल यह तेज हो गई थी। 1 घंटे के काम के बदले में 25 सेंट मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया सौदा था। अमीर डैडी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो मैं तुम्हें 1 घंटे के बदले $1 दूंगा। अब मेरा दिल तेजी से दौड़ने लगा। मेरा दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, इसे मान लो, मान लो। मुझे अब मेरा छोटा दिमाग और दिल फटने की कगार पर पहुंच गए। आखिर यह 1956 की बात थी और $2 प्रति घंटे की कमाई मुझे संसार का सबसे अमीर बच्चा बना देती। मैं इतने पैसे कमाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं हाँ कहना चाहता था। मैं सौदे को पक्का करना चाहता था। मुझे एक नई साइकिल और बेसबॉल के नए दस्ताने दिख रहे थे। मेरे पास कड़क नोट देखकर मेरे मित्रों की प्रशंसा भरी निगाहें की तस्वीर भी मुझे साफ दिख रही थी। उससे भी बढ़कर जिमी और उसके अमीर दोस्त अब मुझे दोबारा गरीब नहीं कह सकते थे। लेकिन किसी वजह से मेरा मुंह बंद ही रहा। आइसक्रीम पिघल गई थी और अब मेरे हाथ पर रिस रही थी। अमीर डैडी हम दोनों लड़कों को देख रहे थे जो आंखें फाड़कर खाली दिमाग से उन्हें घूरे जा रहे थे। वे हमारा इम्तिहान ले रहे थे और वे जानते थे कि हमारे दिल का एक कोना उस सौदे को करने के लिए लालायित था। वे यह बात समझते थे कि हर इंसान के दिल का एक हिस्सा कमज़ोर और ज़रूरतमंद होता है जिसे खरीदा जा सकता है।
वे यह भी जानते थे कि हर इंसान के दिल का एक हिस्सा ऐसा भी होता है जो मजबूत होता है और जिसे कभी नहीं खरीदा जा सकता। असल सवाल तो यह था कि कौन सा हिस्सा ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, $5 प्रति घंटा। अचानक मैं शांत हो गया। कोई चीज़ बदल गई थी। यह प्रस्ताव इतना बड़ा था कि मूर्खतापूर्ण लग रहा था। 1956 में गिने चुने व्यस्त लोग ही इससे ज़्यादा कमा पाते थे। इसलिए मेरा प्रलोभन तुरंत गायब हो गया और शांति छा गई। धीरे धीरे मैंने बाईं तरफ मुड़कर माइक को देखा। उसने भी मेरी ओर देखा। मेरे दिल का जो हिस्सा कमज़ोर और ज़रूरतमंद था वह अब खामोश हो चुका था। किसी कीमत पर ना बिकने वाला मेरा हिस्सा नियंत्रण में आ चुका था। मैं जानता था कि माइक भी उसी बिंदु पर पहुंच गया होगा। अच्छी बात है, अम्मी डैडी ने धीरे से कहा। अधिकतर लोगों की एक कीमत होती है और उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में दो भावनाएं होती हैं, डर और लोभ। पहली बात, पैसे ना होने का डर हमें कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद जब हमें तनख्वाह मिलती है तो लोभ या इच्छा वे सारी अद्भुत चीज़ें हमारे दिमाग में ले जाती हैं जो उस पैसे से खरीदी जा सकती है। इस तरह हमारी जिंदगी का सिलसिला तय हो गया है। कैसा सिलसिला? सुबह जागने, नौकरी पर जाने, बिल चुकाने, सुबह उठने, नौकरी पर जाने, बिल चुकाने का सिलसिला। लोगों की जिंदगी पर हमेशा यही दो भावनाएं हावी रहती है, डर और लोभ। उन्हें ज़्यादा पैसे देंगे तो वे इसी सिलसिले पर चलकर अपने खर्च बढ़ा देंगे। इसी सिलसिले को मैं चूहा दौड़ कहता हूँ। क्या कोई दूसरा रास्ता है? माइक ने पूछा। हाँ, अम्मी डैडी ने धीरे से कहा, लेकिन बहुत कम लोग ही इसे खोज पाते हैं। माइक ने पूछा, और वह रास्ता क्या है? मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ काम करते हुए और सीखते हुए तुम लोग उसी रास्ते को खोज लोगे, इसलिए मैंने तुम्हें तनख्वाह देना बंद कर दिया है। इस बारे में कोई संकेत तो दो, माइक ने पूछा। हम कड़ी मेहनत करते करते थक चुके हैं, खास तौर पर मुफ्त में। अम्मी डैडी ने कहा, देखो, पहला कदम है सच बोलना। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैंने कहा। मैंने कब कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो? मैंने तो यह कहा था कि सच बोलो, अम्मी डैडी ने पलटकर कहा। मैंने पूछा, किस बारे में सच बोले? इस बारे में कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, अम्मी डैडी ने कहा। तुम्हें यह किसी दूसरे से कहने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने सामने स्वीकार करो। मैंने पूछा, आपका मतलब है कि इस पार्क में खेल रहे लोग, आपकी खातिर काम करने वाले लोग, मिसेस मार्टिन, ये सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं? मुझे तो यही लगता है, अम्मी डैडी ने कहा। इसके बजाय इन लोगों को हमेशा पैसा ना होने का डर सताता रहता है। वे तार्किक रूप से इसका मुकाबला नहीं करते हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के बजाय वे भावनात्मक प्रतिक्रिया करते रहते हैं, अम्मी डैडी ने कहा। फिर उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं और एक बार फिर खुशी, इच्छा तथा लोभ की भावनाएं हावी हो जाती है और एक बार फिर वे दिमाग से सोचने के बजाय दिल से प्रतिक्रिया करते हैं, यानी उनकी भावनाएं उनके दिमाग को नियंत्रित करती है, माइक ने कहा। सही कहा, अम्मी डैडी बोले। वे इस बारे में सच्चाई स्वीकार नहीं करते हैं कि उन्हें कैसा महसूस होता है। इसके बजाय वे अपनी भावनाओं के हिसाब से प्रतिक्रिया करते हैं और दिमाग से सोचते का कष्ट नहीं उठाते। डर की वजह से वे नौकरी करने चले जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि पैसा उनके डर को दूर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह डर उन्हें सताता रहता है, इसलिए वे दोबारा नौकरी करने जाते हैं। एक बार फिर उम्मीद करते हैं कि पैसा उनके डर को दूर कर देगा, लेकिन इस बार फिर यह ऐसा नहीं करता है। डर की वजह से ही वे काम करने पैसा कमाने को जाल में फंसे रहते हैं और यह उम्मीद करते रहते हैं कि डर दूर चला जाएगा, लेकिन हर दिन जब वे उठते हैं तो वही पुराना डर भी उनके साथ रहता है। वही पुराना डर लाखों लोगों को सारी रात जगाए रखता है और उनकी रातें उथल पुथल और चिंताएं भरी होती है। इसलिए वे उठते हैं, नौकरी करने जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि तनख्वाह उनके दिल को कुतरने वाले डर को मार डालेगी। पैसा ही दरअसल उनके जीवन को चला जा रहा है, लेकिन वे इस बारे में कभी सच नहीं बोलते हैं। पैसे ने उनकी भावनाओं पर कब्जा कर लिया है और उनके दिलों पर भी। यह कहने के बाद अम्मी डैडी खामोशी से बैठे रहे ताकि उनके शब्दों में छिपा संदेश हमारे दिमाग के अंदर चला जाए। माइक और मैंने उनकी बातें सुनी तो थी, लेकिन उनका मतलब हमें पूरी तरह समझ नहीं आया था। मैं तो बस इतना जानता था कि मैं अक्सर हैरान होता था कि वयस्क लोगों को ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है
उन्हें अपनी नौकरी में खास मज़ा नहीं आता था और वे कभी ज़्यादा खुश भी नहीं दिखते थे, लेकिन कोई चीज़ थी जो उन्हें जल्दी ऑफिस जाने के लिए प्रेरित करती थी। जब अमीर डैडी को एहसास हो गया कि हम उनकी बातें जितनी समझ सकते थे उतनी हमने समझ ली है, तो उन्होंने आगे कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस जाल से बच जाओ। दरअसल मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूँ, सिर्फ अमीर नहीं बनना, क्योंकि अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझती है। अमीर बनने की समस्या नहीं सुलझती है? मैंने हैरानी से पूछा। बिल्कुल नहीं, इससे समस्या नहीं सुलझती है। मुझे दूसरी भावनाओं को स्पष्ट करनी इच्छा। कुछ लोग इसे लोभ कहते हैं, लेकिन मैं इच्छा कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। किसी बेहतर, अधिक सुंदर, अधिक मज़ेदार या रोमांचक चीज़ की इच्छा करना बिल्कुल सामान्य है। इच्छा की वजह से ही लोग पैसे के लिए काम करते हैं। वे उस खुशी के लिए पैसा चाहते हैं जो उनके हिसाब से पैसे से खरीदी जा सकती है, लेकिन पैसा जो खुशी देता है वह अक्सर अल्पकालीन होती है। इसलिए उन्हें अधिक खुशी, अधिक आनंद, अधिक आराम और अधिक सुरक्षा हासिल करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत महसूस होती है। इसलिए वे नौकरी करते रहते हैं और सोचते हैं कि पैसा डर और इच्छा की वजह से परेशान उनके दिल को शांत कर देगा, लेकिन पैसा यह नहीं कर सकता। माइक ने पूछा, क्या अमीर भी ऐसा करते हैं? हाँ, अमीर भी इसमें शामिल है, अमीर डैडी ने कहा। वास्तव में बहुत से अमीर लोग इच्छा नहीं, डर के कारण अमीर होते हैं। वे मानते हैं कि पैसा होने पर वे गरीबी के डर से आज़ाद हो जाएंगे, इसलिए वे ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद उन्हें पता चलता है कि उनका डर तो और ज़्यादा बढ़ गया है। अब उन्हें पैसे गंवाने का डर सताने लगता है। मेरे कुछ मित्र हैं जो काफ़ी पैसे वाले होने के बावजूद नौकरी कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास कई मिलियन डॉलर है, लेकिन वे गरीबी के दिनों में जितना डरते हैं, आज उससे ज़्यादा डरते हैं। वे दहशत में रहते हैं कि कहीं वे अपनी सारी दौलत गंवा ना बैठें। जिस डर ने उन्हें अमीर बनने के लिए प्रेरित किया था, अब वही और बढ़ गया है। उनके दिल का कमज़ोर और ज़रूरतमंद हिस्सा दरअसल जिसे पैसे ने उनके लिए खरीदा है। वे इसी चिंता में घुलते रहते हैं कि अगर उनका पैसा चला गया तो उनके मित्र क्या कहेंगे। इसी वजह से कई लोग भावनात्मक रूप से कुंठित और मनोरोगी हैं, हालांकि वे अमीर दिखते हैं और उनके पास पहले से ज़्यादा पैसे हैं। मैंने पूछा, तो क्या गरीब आदमी ज़्यादा सुखी होता है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, अमीर डैडी ने जवाब दिया। पैसे से दूर भागना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि इस पर आश्वस्त होना, जैसे उसे किसी ने समझा बुझाकर भेजा हो। उसी समय कस्बे का पागल हमारी टेबल के पास से गुजरा और बड़े कूड़ेदान के पास रुककर उसमें कुछ टटोलने लगा। चर्चा के इस मोड़ पर हम तीनों ने उसे बड़ी रुचि से देखा, हालांकि पहले शायद हम उसे नज़रअंदाज कर देते। अमीर डैडी ने अपने पर्स से $1 का नोट निकाला और उस पागल बूढ़े को इशारा करके बुलाया। पैसा देखकर पागल तुरंत पास आया। उसने नोट ले लिया, अमीर डैडी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और अपनी खुशकिस्मती पर खुश होकर तेजी से वहां से चला गया। इसमें और मेरे ज़्यादातर कर्मचारियों में बहुत अंतर नहीं है, अमीर डैडी ने कहा। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जो कहते हैं, ओह, पैसे में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर भी वे हर दिन 8 घंटे नौकरी करते हैं। यह सच्चाई को नकारना है। अगर उनकी पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है तो फिर वे नौकरी क्यों कर रहे हैं? इस तरह की सोच शायद उस आदमी से ज़्यादा पागलपन भरी है जो पैसों पर कुंडली मारकर बैठ जाता है। जब मैं वहाँ अपने अमीर डैडी की बातें सुन रहा था तो मेरे दिमाग में वह बात आ गई जो मेरे खुद के डैडी ने असंख्य बार कही थी, मेरी पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे इन शब्दों को अक्सर कहते रहते थे। वे यह कहकर खुद को हमेशा सुरक्षित कर लेते थे, मैं इसलिए नौकरी करता हूँ क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। तो हम क्या करें? मैंने पूछा। पैसे के लिए तब तक काम ना करें जब तक कि डर और लोभ की भावनाएं पूरी तरह से हमारे दिल से ख़त्म नहीं हो जाती। नहीं, इससे तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, अमीर डैडी ने कहा। भावनाओं की वजह से ही तो हम इंसान हैं। इमोशन या भावना का मतलब है चलायमान ऊर्जा। अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदार रहो और अपने दिमाग तथा भावनाओं का इस्तेमाल अपने विरोध में करने के बजाय अपने पक्ष में करो। ओहो, माइक ने कहा। अभी मैंने जो कहा है
अगर वह तुम्हें पूरी तरह समझ में ना आया हो तो उसकी चिंता मत करो, आने वाले सालों में तुम इसे ज़्यादा अच्छी तरह समझ जाओगे। बस अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उनका अवलोकन करो। अधिकतर लोग यह नहीं जानते हैं कि वे अपने दिमाग से सोचने के बजाय अपनी भावनाओं से सोच रहे हैं। तुम्हारी भावनाएं हमेशा मौजूद रहेंगी, लेकिन तुम्हें अपने दिमाग से सोचना सीखना होता है। मैंने पूछा, क्या आप मुझे कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल, अम्मी डैडी ने जवाब दिया। जब कोई व्यक्ति कहता है मुझे नौकरी खोजने की ज़रूरत है तो संभवतः एक भावना सोच रही है। इस विचार का असल कारण है पैसे ना होने का डर, लेकिन बिल चुकाने के लिए लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। मैंने कहा, निश्चित रूप से ज़रूरत पड़ती है, अम्मी डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि उनके डर के कारण ही उनके मन में यह विचार आता है। मैं नहीं समझ पाया, माइक ने कहा। मिसाल के तौर पर अम्मी डैडी ने कहा, अगर धन की कमी का डर सताए तो नौकरी ढूंढने के लिए तुरंत दौड़ने के बजाय वे खुद से यह सवाल पूछ सकते हैं, क्या लंबे समय में नौकरी इस डर का सबसे अच्छा समाधान है? मेरे ख्याल से इसका जवाब है नहीं। दरअसल नौकरी एक दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालिक समाधान है। लेकिन मेरे डैडी हमेशा कहते हैं, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ ताकि तुम एक सुरक्षित नौकरी खोज सको। मैंने थोड़ी दुविधा में कहा, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि वे ऐसा क्यों कहते हैं। अम्मी डैडी मुस्कुराते हुए बोले, ज़्यादातर लोग यही सलाह देते हैं और यह ज़्यादातर लोगों के लिए एक अच्छा रास्ता भी है, लेकिन लोग मूलतः डर के कारण ही यह सलाह देते हैं। आपका मतलब है कि मेरे डैडी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं? हाँ, अम्मी डैडी ने कहा, वे घबराते हैं कि तुम पर्याप्त पैसे नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं हो पाओगे। मुझे गलत मत समझना, वे तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारा भला चाहते हैं। मैं भी शिक्षा और नौकरी को महत्वपूर्ण मानता हूँ, लेकिन इससे डर का इलाज नहीं होगा। देखो, जो डर कुछ पैसे कमाने के लिए सुबह उन्हें उठाता है, उसी डर के कारण वे तुम्हारे स्कूल जाने पर इतना ज़्यादा जोर दे रहे हैं। मैंने पूछा, तो आप क्या सलाह देते हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम पैसे की ताकत से घबराने के बजाय उसमें माहिर बनना सीखो। यह स्कूल में नहीं सिखाया जाता है और अगर तुम यह नहीं सीखते हो तो तुम पैसे के गुलाम बन जाते हो। अब यह कुछ समझ में आ रहा था। वे चाहते थे कि हम अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाकर वह देखें जो इस संसार के मिसेस मार्टिन जैसे लोग नहीं देख पाते थे। उनके दिए उदाहरण उस वक्त कठोर लग रहे थे, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूला। मेरा दृष्टिकोण उस दिन व्यापक हो गया और मुझे वह जाल दिखने लगा जो अधिकतर लोगों के सामने बिछा रहता है। देखो, हम सभी अंततः कर्मचारी हैं, हम बस अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं, अम्मी डैडी ने कहा। मैं बस यह चाहता हूँ कि तुम लड़कों के पास उस जाल से बचने का अवसर रहे जो डर और इच्छा नामक दो फंदों या भावनाओं से बुना जाता है। इनका इस्तेमाल अपने विरोध में करने के बजाय अपने पक्ष में करो। यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। मेरी रुचि तुम्हें बस पैसों का ढेर बनाना सिखाने में नहीं है। उससे डर या इच्छा का इलाज नहीं होगा। अगर तुम्हें डर और इच्छा पर काबू पाना नहीं आता तो तुम चाहे जितने ही अमीर हो जाओ, दरअसल तुम ऊंची तनख्वाह वाले गुलाम ही रहोगे। मैंने पूछा, तो हम इस जाल से कैसे बच सकते हैं? गरीबी या आर्थिक संघर्ष का मुख्य कारण डर और अज्ञान है, ना कि अर्थव्यवस्था, सरकार या अमीर लोग। यह खुद का थोपा हुआ डर और अज्ञान है जो लोगों को जाल में फंसाए रखता है। इसलिए तुम लोग स्कूल जाओ, कॉलेज की डिग्रियां लो और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इस जाल से बाहर कैसे रहा जा सकता है। पहेली के टुकड़े अब नजर आने लगे थे। मेरे उस शिक्षित डैडी के पास बेहतरीन शिक्षा और बेहतरीन करियर था, लेकिन स्कूल में उन्हें कभी नहीं सिखाया गया था कि धन या इसके बारे में अपने डर का प्रबंधन कैसे किया जाता है। अब मैं समझ गया था कि मैं दोनों डैडियों से अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण बातें सीख सकता था। माइक ने पूछा, आपने पैसा ना होने के डर के बारे में बात की थी। पैसे की इच्छा हमारी सोच पर कैसे असर डालती है? जब मैंने तुम्हें तनख्वाह बढ़ाने का लालच दिया था तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ था? क्या तुमने गौर किया था कि तुम्हारी इच्छाएं किस तरह बढ़ रही थी? हमने सिर हिलाकर हामी भरी, पर तुमने अपनी भावनाओं के सामने घुटने नहीं टेके। तुम लोगों ने
अपनी प्रतिक्रियाओं में विलंब किया और इस दौरान तुम्हें सोचने का वक्त मिल गया। यह महत्वपूर्ण है। डर और लोभ की भावनाएं हमेशा हमारे अंदर रहेंगी, लेकिन आज के बाद यह तुम्हारे लिए अनिवार्य है कि तुम इन भावनाओं का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करो। और लंबे समय में यह महत्वपूर्ण है कि तुम भावनाओं को अपने दिमाग पर हावी ना होने दो। ज़्यादातर लोग डर और लोभ का इस्तेमाल अपने खिलाफ करते हैं। यह अज्ञानता की शुरुआत है। इच्छा और डर की भावनाओं के कारण ही अधिकतर लोग अपना जीवन तनख्वाह, वेतन वृद्धि और नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागने में बिता देते हैं। वे दरअसल सोचते ही नहीं हैं कि भावनाओं से संचालित ये विचार उन्हें किधर ले जा रहे हैं। यह तो वैसा ही है जैसे गाड़ी खींचने वाले किसी गधे का मालिक उसकी नाक के सामने एक गाजर लटका देता। गधे का मालिक जहाँ जाना चाहता है वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन गधा तो एक भ्रम का पीछा कर रहा है। कल गधे के सामने एक दूसरी गाजर आ जाएगी और गधा उसका पीछा करने लगेगा। आपका मतलब है कि जिस पल मैंने बेसबॉल के नए दस्ताने, कैंडी और खिलौनों की तस्वीर देखी, वह गधे के सामने लटकी गाजर जैसी थी। माइक ने पूछा। हाँ, और उम्र बढ़ने के साथ साथ तुम्हारे खिलौने भी ज़्यादा महंगे होते जाएंगे। अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए एक नई कार, एक नाव और एक बड़ा मकान। अम्मी डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा। डर तुम्हें दरवाजे से बाहर धक्का देता है और इच्छा तुम्हें पुकारती है। यही जाल है। माइक ने पूछा, तो इसका जवाब क्या है? डर और इच्छा अज्ञानता की वजह से बढ़ते हैं। इसलिए अमीर लोगों के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है, उनका डर भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। पैसा गाजर है, भ्रम है। अगर गधा पूरी तस्वीर देख ले तो वह गाजर का पीछा करने के अपने चयन के बारे में दोबारा सोच सकता है। अम्मी डैडी ने आगे समझाया कि इंसान का जीवन अज्ञान और ज्ञान के बीच एक संघर्ष है। उन्होंने समझाया कि एक बार जब कोई इंसान जानकारी और आत्मज्ञान की तलाश बंद कर देता है तो अज्ञानता हावी हो जाती है। यह संघर्ष हर पल होता है और इसलिए हमें हर पल यह निर्णय लेना सीखना होता है कि हम अपने दिमाग को खुला रखें या बंद। देखो, स्कूल बहुत महत्वपूर्ण है। तुम स्कूल इसलिए जाते हो ताकि समाज के उपयोगी सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता या पेशा सीख सको। हर समाज में शिक्षकों, डॉक्टरों, मैकेनिकों, चित्रकारों, रसोइयों, व्यवसायियों, पुलिस अफसरों, आग बुझाने वालों और सिपाहियों की ज़रूरत होती है। स्कूलों में उन्हें यह सब इसलिए सिखाया जाता है ताकि समाज समृद्ध बन सके। अम्मी डैडी ने कहा। दुर्भाग्य से बहुत से लोगों के लिए स्कूली शिक्षा की शुरुआत नहीं, अंत होता है। लंबी खामोशी छाई रही। अम्मी डैडी मुस्कुरा रहे थे। उस दिन उन्होंने जो कुछ कहा वह हर बात मुझे तब समझ नहीं आई थी, लेकिन अधिकतर महान शिक्षकों की तरह उनके शब्द भी मुझे बरसों तक सिखाते रहे। मैं आज थोड़ा कठोर रहा हूँ, अम्मी डैडी ने कहा। उन्होंने आगे कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यह बातचीत हमेशा याद रखो। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा मिसेस मार्टिन के बारे में सोचो। अगर तुम इस बारे में जागरूक नहीं होते हो कि डर और इच्छा की भावना जाल में फंसा सकती हैं, जिंदगी भर डर डर कर जीना और कभी अपने सपनों को साकार ना करना निर्ममता है। यह भी निर्ममता है कि पैसे की खातिर कड़ी मेहनत की जाए और यह सोचा जाए कि यह तुम्हारे लिए ऐसी चीज़ें खरीदेगा जिनसे तुम खुश हो जाओगे। बिल चुकाने की दहशत में आधी रात को जागना जीने का भयानक तरीका है। अपनी तनख्वाह के आकार के हिसाब से जीना भी कोई जीना है। कोई नौकरी तुम्हें सुरक्षित बनाती है, यह सोचना खुद से झूठ बोलना है। यह निर्ममता है और यही वह जाल है जिससे मैं तुम लोगों को बचाना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि पैसा लोगों के जीवन को कैसे चलाता है। अपने साथ यह मत होने देना, भगवान के लिए पैसे को अपना जीवन मत चलाने देना। एक सॉफ्टबॉल लुढ़कती हुई हमारी मेजों के नीचे आ गई। अम्मी डैडी ने इसे उठाकर वापस खिलाड़ियों के पास फेंक दिया। मैंने पूछा, लोभ और डर से अज्ञानता का क्या ताल्लुक है? क्योंकि यह पैसे के बारे में अज्ञानता ही है जिसकी वजह से इतना अधिक लोभ और डर उत्पन्न होता है, अम्मी डैडी ने कहा। मैं तुम लोगों को कुछ उदाहरण देता हूँ। मान लो एक डॉक्टर अपने परिवार के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अधिक पैसे चाहता है, इसलिए वह अपनी फीस बढ़ा देता है।
अपनी फीस बढ़ाकर उसने स्वास्थ्य सुविधा को प्रत्येक के लिए अधिक महंगा कर दिया है। उन्होंने कहा, इससे गरीब लोगों को सबसे अधिक चोट पहुंचती है, इसलिए उनकी सेहत धनवान लोगों के मुकाबले ज़्यादा खराब हो जाएगी। चूँकि डॉक्टरों ने अपनी फीस बढ़ा दी है, इसलिए वकील भी अपनी फीस बढ़ा देते हैं। चूँकि वकीलों की फीस बढ़ गई है, इसलिए स्कूलों के शिक्षक वेतन वृद्धि चाहते हैं, जिससे हमारे टैक्स बढ़ जाते हैं और इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। जल्द ही अमीरों और गरीबों के बीच की खाई इतनी भयावह हो जाएगी कि अराजकता फैल जाएगी तथा एक और महान सभ्यता धराशायी हो जाएगी। इतिहास गवाह है कि जब जब अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब तब महान सभ्यताएं धराशायी हो जाती है। दुखद बात यह है कि अमेरिका भी उसी दिशा में जा रहा है, क्योंकि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। हम ऐतिहासिक तिथियां और नाम तो याद करते हैं, लेकिन सबक नहीं। मैंने पूछा, क्या भाव नहीं बढ़ने चाहिए? किसी शिक्षित समाज में जिसकी सरकार अच्छी चल रही हो, भाव दरअसल कम होने चाहिए। जाहिर है ऐसा अक्सर सिर्फ सिद्धांत में सच होता है। भाव लोभ और डर के कारण बढ़ते हैं, तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता और भाव कम होते। लेकिन स्कूलों में लोगों को सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। वहाँ पैसे की शक्ति का दोहन करना नहीं सिखाया जाता। लेकिन हमारे यहाँ बिजनेस स्कूल भी तो हैं, माइक ने पूछा, और आप ही तो मुझे अपना MBA करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हाँ, अमीर डैडी ने कहा, लेकिन अक्सर बिजनेस स्कूल में कर्मचारियों को खर्च में कटौती करने वाले परिष्कृत अकाउंटेंट बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर कोई परिष्कृत अकाउंटेंट किसी कारोबार को संभाले तो ईश्वर ही मालिक है। वे तो बस अंकों को देखते हैं, कर्मचारियों को नौकरी से निकालते हैं और कारोबार का गला घोट देते हैं। मैं यह बात इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं ऐसे लोगों को नियुक्त करता हूँ। वे तो बस लागत को कम करने और भाव बढ़ाने के बारे में ही सोचते रहते हैं, जिससे बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती है। ऐसा करना महत्वपूर्ण है। काश अधिक लोगों को भी यह बात पता होती, लेकिन यह भी पूरी तस्वीर नहीं है, अमीर डैडी ने गुस्से से आगे कहा। माइक ने पूछा, तो क्या इसका कोई हल है? हाँ, अमीर डैडी ने कहा, सोचने के लिए अपनी भावनाओं का सही इस्तेमाल करना सीखो। अपनी भावनाओं के बहाव में आकर मत सोचो। जब तुम लोगों ने मुफ्त में काम करने के लिए तैयार होकर अपनी भावनाओं पर विजय पाई थी, तो मैं जानता था कि उम्मीद है। जब मैंने तुम्हें ज़्यादा पैसों का लालच दिया और तुमने एक बार फिर अपनी भावनाओं का प्रतिरोध किया, तो तुम फिर भावनात्मक उत्तेजना के बावजूद सोचना सीख रहे थे। यह पहला कदम है। यह कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैंने पूछा। देखो, यह पता लगाना तुम पर है। अगर तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को ब्रायर पेज यानी कटीली झाड़ियों से भरी जगह पर ले चलूँगा। यह एक ऐसी जगह है जहाँ जाने से हर कोई कतराता है। अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो तुम लोग पैसे के लिए काम करने का विचार छोड़ दोगे और इसके बजाय पैसे से अपने लिए काम कराना सीख लोगे। और अगर हम आपके साथ जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम आपसे सीख लेते हैं तो क्या होगा? हमें क्या मिलेगा? मैंने पूछा। वही चीज़ जो अंकल रीमस की कहानी में ब्रेड रैबिट को मिली थी। अमीर डैडी ने बच्चों की लोकप्रिय कहानी का संदर्भ देते हुए कहा। क्या कोई ब्रायर पेज होता है? मैंने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा, ब्रायर पेज हमारा डर और लोभ है। अपने खुद के विचारों को चुनकर कमज़ोर और ज़रूरतों का सामना करना इससे बाहर निकलने का तरीका है। अपने विचारों को चुनना? माइक ने हैरानी से पूछा। हाँ, अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहने की बजाय यह चुनना कि हम क्या सोचें। बिल चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे ना होने का डर आपको सताता है, इसलिए सुबह उठकर नौकरी करने जाने के बजाय खुद से पूछ, क्या इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान इस दिशा में और ज़्यादा मेहनत करना है? अधिकतर लोग इतने डरे होते हैं कि वे तार्किक रूप से चीज़ों पर पूरा विचार नहीं करते हैं और इसके बजाय उस नौकरी करने जाने के लिए दरवाजे से बाहर दौड़ जाते हैं जिससे वे नफरत करते हैं। परेशानी पैदा करने वाली स्थिति नियंत्रण में आ जाती है। अपने विचार चुनने से मेरा यही मतलब है। और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? माइक ने पूछा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपनी सुबह की कॉफ़ी गटक कर दरवाजे से बाहर भागने वाले हड़बड़ी के काम करने के बजाय तुम अपने विचारों को चुन सको। जो मैंने पहले कहा था उसे याद रखो।
नौकरी एक दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। अधिकतर लोगों के दिमाग में केवल एक ही समस्या रहती है और यह अल्पकालीन होती है। यह समस्या है महीने के आखिर में चुकाए जाने वाले बिल, यानी परेशानी पैदा करने वाली स्थिति। पैसा उनके जीवन को नियंत्रित करता है, या मुझे यह कहना चाहिए कि पैसे के बारे में डर और अज्ञान इसे नियंत्रित करता है। इसलिए वे वही करते हैं जो उनके माता पिता ने किया था। वे हर दिन उठते हैं और पैसे के लिए काम करने चले जाते हैं और यह सवाल पूछने का समय ही नहीं निकालते हैं, क्या कोई दूसरा तरीका है? उनके दिमाग नहीं, उनकी भावनाएं उनकी सोच को नियंत्रित करती है। माइक ने पूछा, क्या आप भावनाओं की सोच और दिमाग की सोच का फर्क बता सकते हैं? क्यों नहीं, मैं इसे सारे समय सुनता रहता हूँ, अमीर डैडी ने कहा। मैं ऐसी बातें सुनता हूँ, देखिए हर किसी को काम करना होता है, या अमीर बदमाश होते हैं या मैं दूसरी नौकरी खोज लूँगा। मैं इस वेतन वृद्धि का हकदार हूँ। आप इस तरह मेरा शोषण नहीं कर सकते, या मुझे यह नौकरी इसलिए पसंद है क्योंकि यह सुरक्षित है। कोई भी यह नहीं पूछता क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मैं वहाँ नहीं समझ रहा हूँ। इस सवाल से भावनात्मक विचारों की जंजीर टूट जाएगी और तुम्हें ज़्यादा अच्छी तरह सोचने का समय मिल जाएगा। जब हम दोबारा स्टोर की ओर बढ़े तो अमीर डैडी ने स्पष्ट किया कि अमीर लोग सचमुच पैसे बनाते थे, वे इसके लिए काम नहीं करते थे। उन्होंने आगे बताया कि जब माइक और मैं शीशे के 5 सेट के सिक्के ढालते समय सोच रहे थे कि हम पैसा बना रहे थे, तो हम उस तरह सोचने के काफ़ी करीब थे जिस तरह अमीर लोग सोचते थे। समस्या यह थी कि सिक्के ढालना सरकार और बैंकों के लिए कानूनी था, लेकिन हमारे लिए गैर कानूनी था। उन्होंने हमें बताया कि शून्य से पैसे बनाने के कानूनी तरीके भी होते हैं। अमीर डैडी ने बाद में बताया कि अमीर लोग जानते हैं कि पैसा एक भ्रम है जो दरअसल गधे के सामने लटकी गाजर जैसा है। सिर्फ डर और लोभ की वजह से ही अरबों लोग पैसे के भ्रम में फंसे रहते हैं और यकीन करते हैं कि पैसा असली है। यह नहीं है। पैसा दरअसल बनाया गया है। जनता के अज्ञान और विश्वास के भ्रम की वजह से ही ताश का यह महल खड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि पहले अमेरिका में स्वर्ण पैमाना प्रचलित था और बाद में हर डॉलर का नोट दरअसल चांदी का प्रमाण पत्र हो गया। उन्हें इस अफवाह से चिंता हो रही थी कि किसी दिन हम स्वर्ण पैमाने को छोड़ देंगे और हमारे डॉलर के पीछे किसी वास्तविक संपत्ति का समर्थन नहीं होगा। बच्चों, अगर ऐसा होता है तो कोहराम मच जाएगा। गरीब, मध्यवर्ती और अज्ञानी लोगों की जिंदगी सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाएगी क्योंकि वे यकीन करते रहेंगे कि पैसा वास्तविक है और वे जिस कंपनी या सरकार के लिए काम करते हैं वह उनकी देखभाल करेगी। उनकी बातें दरअसल उस दिन हमें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आगे के सालों में इनमें काफ़ी समझदारी नजर आई। वह देखना जो दूसरे नहीं देख पाते। जब अमीर डैडी अपने छोटे सुपरमार्केट के बाहर अपने पिकअप ट्रक में चढ़े तो उन्होंने कहा, काम करते रहो बच्चों, लेकिन तुम तनख्वाह की ज़रूरत को जितनी जल्दी भूल जाओगे तुम्हारी आगे की ज़िंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहो, मुफ्त में काम करते रहो और जल्द ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे बनाने के तरीके दिखाने लगेगा जिनसे तुम्हारी इतनी ज़्यादा कमाई होगी जितनी कि मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता। तुम ऐसी चीज़ें देखोगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते। अधिकतर लोग इन अवसरों को कभी नहीं देख पाते क्योंकि वे पैसे और सुरक्षा की तलाश करते हैं। इसलिए उन्हें सिर्फ वही मिलता है। जिस पल तुम एक अवसर भाप लेते हो तो तुम जिंदगी भर अवसर भाप सकते हो। जिस पल तुम ऐसा कर लोगे मैं तुम्हें कोई दूसरी चीज़ सिखाऊंगा, इसे सीख लोगे तो तुम जीवन में सबसे बड़े जालों में से एक से बच जाओगे। माइक और मैंने स्टोर से अपना सामान उठाया और हाथ हिलाकर मिसेस मार्टिन से विदा ली। हम पार्क में जाकर उसी पिकनिक मैच पर बैठ गए और कई घंटों तक सोचते रहे तथा बात करते रहे। स्कूल में भी हमने अगले सप्ताह सोचा और बातें की। 2 और सप्ताह तक हम सोचते रहे, बात करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे। दूसरे शनिवार के अंत में मैं एक बार फिर मिसेस मार्टिन से विदा ले रहा था और कॉमिक बुक स्टैंड को हसरत भरी निगाह से देख रहा था। हर शनिवार 30 सेंट ना मिलने के बारे में सबसे दुखद चीज़ यह थी कि मेरे पास कॉमिक बुक खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं था। जब मिसेस मार्टिन ने माइक और मुझसे विदा ली तो अचानक मैंने उन्हें एक ऐसी चीज़ करते देखा जो मैंने उन्हें पहले कभी करते नहीं देखा था।
मिसेस मार्टिन कॉमिक बुक के सामने वाले पन्ने को आधे में काट रही थी। उन्होंने कॉमिक बुक का आधा कवर अपने पास रख लिया और बाकी की पुस्तक एक बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स में फेंक दी। जब मैंने उनसे पूछा कि वे कॉमिक बुक का क्या करती हैं, तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें फेंक देती हूँ। मैं कवर के ऊपर का आधा हिस्सा कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती हूँ। जब वह नए कॉमिक्स लेकर आता है, वह 1 घंटे में आने वाला है। माइक और मैंने 1 घंटे तक इंतजार किया। जल्द ही डिस्ट्रीब्यूटर आ गया और मैंने उससे पूछा कि क्या हम कॉमिक बुक ले जा सकते हैं। मुझे बेहद खुशी हुई जब उसने कहा, तुम उन्हें रख सकते हो, बशर्ते तुम इस स्टोर के लिए काम करते हो और उन्हें किसी को ना बेचो। हमारी पुरानी कारोबारी साझेदारी याद है? देखिए, माइक और मैंने इसे पुनर्जीवित कर लिया। माइक के बेसमेंट में एक खाली कमरे का इस्तेमाल करते हुए हमने वहां सैकड़ों कॉमिक बुक्स का ढेर लगाना शुरू कर दिया। हमने माइक की छोटी बहन को हेड लाइब्रेरियन नियुक्त कर दिया, जिसे पढ़ने में मज़ा आता था। वह लाइब्रेरी में आने वाले हर बच्चे से 10 सेंट लेती थी, जो हर दिन स्कूल के बाद 2:30 बजे से 4:30 बजे तक खुली रहती थी। ग्राहक यानी इलाके के बच्चे 2 घंटे में जितनी चाहे उतनी कॉमिक्स पढ़ सकते थे। यह उनके लिए बहुत बढ़िया सौदा था, क्योंकि एक कॉमिक्स 10 सेंट में आती थी और 2 घंटे में 5-6 कॉमिक्स पढ़ सकते थे। माइक की बहन बच्चों के जाते समय उनकी तलाशी लेती थी। इस तरह वह यह सुनिश्चित करती थी कि वे कोई कॉमिक बुक छुपाकर साथ तो नहीं ले जा रहे हैं। वह हिसाब किताब भी रखती थी और यह लिखती थी कि हर दिन कितने बच्चे आए, वे कौन थे और उनके सुझाव क्या थे। माइक और मैं 3 महीने की अवधि में हर सप्ताह औसतन $9.50 कमा रहे थे। हमने उसकी बहन को 1 सप्ताह में $1 की तनख्वाह दी और उसे मुफ्त में कॉमिक्स पढ़ने की अनुमति भी दी। हालांकि वह शायद ही कभी ऐसा करती थी, क्योंकि वह हमेशा पढ़ाई में लगी रहती थी। माइक और मैंने हर शनिवार स्टोर में काम करने और अलग अलग स्टोर्स से सारी कॉमिक्स बुक्स इकट्ठी करने का अनुबंध कायम रखा। हमने कोई कॉमिक बुक नहीं बेची और इस तरह डिस्ट्रीब्यूटर से किया वादा निभाया। जब कॉमिक बुक की हालत खस्ता हो जाती थी तो हम उन्हें जला देते थे। हमने एक ब्रांच ऑफिस खोलने की कोशिश की, लेकिन हम माइक की बहन जितने विश्वसनीय और समर्पित व्यक्ति को कभी नहीं खोज पाए। उस छोटी उम्र में भी हमें पता चल गया कि अच्छे कर्मचारी खोजना कितना मुश्किल होता है। लाइब्रेरी खुलने के 3 महीने बाद वहाँ लड़ाई हो गई। पड़ोसी इलाके के कुछ बदमाश लड़के जबरदस्ती अंदर घुस आए और झगड़ने लगे। इस पर माइक के डैडी ने सुझाव दिया कि हम कारोबार बंद कर दें। इस तरह हमारा कॉमिक बुक कारोबार बंद हो गया और हमने सुपरमार्केट में शनिवार को काम करना भी छोड़ दिया। लेकिन अमीर डैडी रोमांचित थे, क्योंकि वे हमें नई चीज़ें सिखाना चाहते थे। वे खुश थे क्योंकि हमने अपना पहला सबक बहुत अच्छी तरह सीख लिया था। हमने पैसे से अपने लिए काम कराना सीख लिया था। सुपरमार्केट में हमें काम के लिए तनख्वाह नहीं मिलती थी, इसलिए पैसे बनाने का अवसर पहचानने के लिए हमें मजबूरन अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना पड़ा था। कॉमिक बुक लाइब्रेरी हमारा खुद का कारोबार थी। इसकी बदौलत हम अपनी आर्थिक स्थिति का नियंत्रण खुद कर रहे थे। इसके लिए किसी नियोक्ता पर निर्भर नहीं थे। सबसे अच्छा पहलू यह था कि जब हम वहाँ शारीरिक दृष्टि से मौजूद नहीं होते थे, तब भी हमारा कारोबार हमारे लिए पैसे उत्पन्न करता था। हमारा पैसा हमारे लिए काम करता था। तनख्वाह देने के बजाय अमीर डैडी ने हमें अनमोल नसीहत दी थी।